रवि सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे आप एक अलग मेंटल सेटअप में थे जब आपको बुलाया। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ये वाली कहावत याद होगी। तो अभ्यास तो हमें करते रहना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़े अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो बार बार हमें सीखना पड़ेगा, लगातार हमें सीखना पड़ेगा। और मैं डेस्परेट हूं अपने लिए, मेरे को अपना लक्ष्य पीछे दिखाई देता है, मुझे वो पूरा करना है चाहे कुछ भी हो। वो डेस्परेशन आप में से भी बहुत सारे लोगों में दिख रही है कि आज 17-18 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभ्यास करते रहना है, सीखते रहना है। 3 से 4 साल लगेंगे इस प्रोसेस में, और उसके बाद हमारे को सफलता नजर आनी शुरू हो जाएगी, एक अलग फील्ड की सफलता। जिस फील्ड में आप हैं उसमें तो आप रहेंगे। तो एग्जैक्टली इसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? रवि सर, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे आपके साथ हुआ था, एग्जैक्टली वर्ड्स के साथ। रवि सर, पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस एग्जैक्टली जो हमारे साथ हुआ। अच्छा, एक चीज मैं फिर से अपने सभी मित्रों को बता दूं, क्योंकि मेरे साथ बहुत पुराने मित्र भी हैं इसमें। राज सिंह जी हैं जो हमारे साथ पहले दिन से हैं, और ये बहुत अच्छा मेरा सौभाग्य है, क्योंकि पहले दिन साथ किए हुए खड़े हुए लोग आपके साथ बने रहे, ये बड़ी बात होती है। तो वो खड़े हुए राज सिंह जी, हम सब ने ऑलमोस्ट एक साथ इस काम को शुरू किया, थोड़े बहुत समय के अंतराल पे। आज भी मैं भी सीख रहा हूँ, और ये समय मैं यही कहूंगा राज सिंह जी, आप भी आज भी लगातार सीख रहे हैं। हमने जो भी किया है अभी तक, वो लगातार जितना आता था उतने में किया है, लेकिन अगर कोई अच्छा और बेहतर मिल रहा है तो हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे आज जूम हमारे पास आया, इससे हम और बेहतर कर पाए। तो आज मुझे कुछ नई चीजें और सीखने को मिली, जिसको मैं इम्प्लीमेंट पहले करता था, बीच में भूल गया, लेकिन इसको फिर से करेंगे। रवि सर, आप बताएं पहले तो एक्सपीरियंस जिससे इसकी ताकत पता चले। जैसन जी के साथ बैठ के यही बात डिस्कस कर रहा था। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें क्यूनेट से भी अडॉप्ट करेगी, क्योंकि क्यूनेट अपने आप में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी जो हर एक स्टेप है, डुप्लीकेशन का जो हर एक मेथड है, वो पूरा फॉलो करा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। 2016 के आसपास, भैया आपने शायद इसी समय के आसपास ज्वाइन किया था। हाँ, आरएवी। हाँ। 2016 में मैं नेटफ्लिक्स कर रहा था, और नेटफ्लिक्स करते करते मुझे लव शर्मा प्रपोज देता है कि भाई एक काम कर, एक नया प्रोजेक्ट आया, उसके ऊपर देखने चलते हैं। मैंने भाई मैं तो अभी जाऊंगा नहीं। मैं कहा मेरा तो संडे का सेमिनार होता है। तो उसने कहा एक काम करते हुए सेमिनार के बाद चल लेंगे। मैंने कहा सेमिनार के बाद मुझे कुछ खाना भी होता है। तो कह रहा कुछ खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को वो गाड़ी से लेके भी जा रहा है वहां पे सेमिनार के लिए। आज से पहले नहीं लेके गया, सेमिनार में लेके जा रहा है। उसके बाद मुझे बाहर खड़े होके वो चाउ माउ शॉप के अंदर चाउमीन भी खिला रहा है। फिर रास्ते में कहीं पे रुक के हमने लस्सी भी पी है। तो मैंने उसे बोला, मेरे को पहले उसने मेरे को बोला टाइम 1 बजे का है। तो जब मैं चाउमीन खा रहा था, मैंने टाइम देखा, उस समय 1:30 बज गए थे। और हम थे उस समय फिक्की ऑडिटोरियम के अंदर, जो इधर है आईटीओ पे। मैंने कहा, अब मैंने बोला से कुछ नहीं, लेकिन मैंने रास्ते में वो भी पीनी थी, लस्सी भी पीनी थी, मैंने बोला था। तो उसने मुझे लस्सी भी पिलाई। करते करते जो ये मुझे 1 बजे का टाइम बोल रहा था, मैं 2:30 बजे पहुंचा आरएवी के ऑफिस, जो नोएडा के अंदर था। जब मैं नोएडा के ऑफिस में पहुंचा तो बाहर संजू भाई थे। संजू भाई मेरे को मिले। वो मेरे साथ अजीत कुमार वर्मा जी भी थे, संजय भाई शायद लिंक कर पाएंगे। तो हम अंदर एंटर करने के बाद हमें आप मिले। ऑफिस बहुत शानदार था, अच्छा बना हुआ था, हमें बड़ा अच्छा लगा। ऑफिस में अंदर एंटर करने के बाद आप मुझे मिले। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, लेकिन वो सारी बातें मैंने एक सिरे से खारिज करता चला गया। जबकि बहुत अच्छी फर्स्ट मीटिंग में आप किसी बंदे को ढंग से धो देते हो, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और मैं नेटफ्लिक्स का भक्त था, लेकिन यहाँ पर अगर मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त होंगे तो वो समझ पाएंगे कि गलती क्या हुई थी। अब आप चाहे मुझे शायद उस समय नैमिषारण्य में जमीन बेच रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके प्रपोजल आज से बहुत ज्यादा अच्छे थे, रिटर्न शायद और ज्यादा थे। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। ये सब होने के बाद भी मैंने आपकी बात को खारिज करा, और खारिज करने के बाद मैंने आपको सुना ही नहीं। मतलब सुना, मतलब बात बस मुंह से हाँ हाँ करके सुना और रिजेक्ट कर दिया। जबकि आपने मुझे कटिंग के बारे में बताया था कि कटिंग होती है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा आप। तो मैं आपको हल्का ही मान रहा था अपने आप को, और इसमें हल्का मानने में आपकी गलती नहीं थी, गलती हुई थी लव शर्मा। यहाँ समझिए जरा थोड़ी सी बात, क्या गलती हुई थी? गलती ये हुई थी कि उसने मुझे पहले बोला कि 1 बजे की एक मीटिंग है, और 1:15 बजे या 1:30 बजे के आसपास हम ऑडिटोरियम पे थे। दूसरी गलती, वो मुझे आज से पहले कभी लेने नहीं आया। इस बार वो गाड़ी में ही लेके आया, एसी ऑन करके, रास्ते में खिलाया भी, और रास्ते में लस्सी भी पिलाई, और 2:30 बजे के आसपास हम आप तक पहुंचे। तो पहले बार 90% मेरे दिमाग ने कमांड कर दिया था कि अब ये जो काम बता रहा है वो हल्का है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हूँ, और उसके बाद भी बंदे मेरे वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे थे वहां पे, आपके साथ शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिसोदिया भी थे, क्या नाम है उनका, वो दिनेश सिसोदिया। लोग कंफ्यूज ना हो, इसमें विक्रम जी नहीं थे, ये दूसरे व्यक्ति हैं। हाँ, विक्रम भैया नहीं थे उस समय, दिनेश सिसोदिया ने छुट्टियां रखी हुई थी, मुझे याद है। तो मैंने सबके बाहर निकलने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा यार लव, क्या गाली देते हो? मैंने कहा साले क्या
उसके वाले काम के अंदर मेरे को ऐड कर रहा है। मैंने कहा मेरा काम सही चल रहा है नेटफ्लिक्स के अंदर। उसने कहा भाई देख ले, बढ़िया ऑप्शन है, हम साथ साथ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं घंटा में नहीं डाइवर्ट होता जाता, मैं अपना वही काम करता हूँ। मैं कहा इनको जो अंदर बैठे हैं इनको तो मुंडुओं को सैलरी मिल रही है। मैं कहा, वो कह रहा है ये बहुत बड़े बड़े आदमी है। मैं कहा बड़े बड़े आदमी तो 1.5 घंटे से मेरा वेट नहीं कर रहे होते। ये बोल के मैं वापस निकल गया। मैंने आपके प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। आई एम सॉरी भाई, उस समय ये हुआ था, मैं थोड़ा रियलिस्टिक बात बताना चाह रहा था। अब बारी आई बिलनेक्स की। अब मैं नेटस्विच ही कर रहा था, लव शर्मा नेटस्विच छोड़ चुका था। तो मैं सडनली एक बार नेटस्विच करते करते मैं लव शर्मा के पास गया। मेरे को स्ट्रगल हो रहा था बहुत ज्यादा, बंदे नहीं ज्वाइन हो रहे थे। तो मैं करते करते मैं गया, मैं कहा चलो लव की एक दुकान खुली हुई थी कपड़े की, मैं कहा दोबारा जाता हूँ। लव शर्मा वही है जो मेरे को लेके आया नेटस्विच में भी, आरएबी में भी और बिलनेक्स में भी, वही लेके आया था। अब मेरे को मैं कहा चल खिंचाई करने आता हूँ। मैं खिंचाई करने में, लव कैसे चल रहा है? कह रहा बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा तू नेटस्विच सेमिनार में, कह रहा मैंने छोड़ दिया यार, मैं वो काम नहीं करता, अब मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने कहा तो तू अब कपड़े भी वैसे ही पहनता जीन्स, मेरे को तो तूने कोट वोट पहनना सिखा दिया। कह रहा भाई अब मैं उन लोगों के साथ आ गया जिनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं सिर्फ बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल रहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा चल भाई अगर ऐसा कुछ काम है तो मेरे को भी बता दे। तो कह रहा बता तो दूंगा लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लेना पड़ता है। मैंने कहा ले ले। अब जब उसने मेरे को ये सब बात बोली तो मेरे नजरों में एक ऐसा आदमी, लव की इमेज ये बन चुकी थी कि जो फेलियर है, यानी जो नेटस्विच में कुछ नहीं कर पाया, आरएबी में मुझे लेके गया, उसके अलावा 2-3 कंपनियों में भी था, उसका कुछ नहीं हुआ, वो फेलियर था। तो अब लव का जब मेरे को फोन आता कि भाई मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया तेरे लिए, तुझे लीला में आना 6 बजे। ध्यान से इस बात को कोरिलेट करना सर सारे भाई मेरे। तो उसने मेरे को बोला, मेरे को याद है उसने मेरे को बोला था कि राकेश गर्ग लेंगे तेरा एक सेशन, वो तेरे को बताएंगे सिस्टम के बारे में, लेट मत हो। सर 6 बजे का उसने टाइम मेरे को लीला में दिया था। हालांकि लीला बहुत अच्छी जगह थी, उस समय तक हम लीला के अंदर एंटर नहीं करते थे क्योंकि हमारा एक ड्रीम होता अंदर बैठ के चाय पीएंगे, हम उससे पहले नहीं गए थे। मैंने कपड़े भी अच्छे पहने। 6 की जगह 6:30 बजे मैं घर से निकला, 6:30 बजे मैं वहां पे पहुंचा। मैं पहुंचा, वहां पे फोन किया, मैंने कहा भाई लव यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उसने कहा घड़ी देख क्या हो रहा है टाइम। मैंने कहा 6:30 हो रहे हैं। मेरा पर्पस वहां पे जाके सिर्फ खिंचाई करना था, चाहे उस समय वहां पे राकेश भाई मिल जाते या दिनेश सिसोदिया मिल जाता है, कोई भी मिल जाता, मैं सिर्फ खिंचाई करने जा रहा था। उसने मेरे को बोला 6:30 बजे हो गए हैं, 6 बजे का टाइम था तेरा। मैंने तो क्या हो गया, दिल्ली वाले आधा घंटा तो लेट चलता है। उसने कहा नहीं भाई इनका नहीं चलता, तू जैसा सिस्टम सोच रहा है ये वैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे दिखावा नहीं है, सच में लोग बड़े हैं। अबे मैंने कहा तो कहाँ, यहीं आसपास ही तो होंगे, तो बुला ले। कह रहा भाई उनकी नेक्स्ट मीटिंग थी वो निकल गए। मैंने कहा तो उन्हें बुला ले वापस, बोल रवि आया हुआ है, बैठ प्लान करेंगे उसका। तो कह रहा तू ना हल्के में ले रहा है, वो लोग ना एक दिन का 1-1 लाख रुपए भी कमा, तो वो छोटे मोटे लोग नहीं है तू जो सोच रहा है। मैंने कहा फिर? तो कह रहा भाई अब तो तेरे लिए कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो एक नंबर वापस घर चले जा। सर इस बात को समझना, मैं वही इंसान हूँ जिसने नेटस्विच में लव शर्मा की पूरी एक लेग संभाल रखी थी। भावेश है सिस्टम में, वो नेटस्विच में मेरे साथ थे, ये जानते हैं। मैं पूरी एक साइड में, मैं ही उसकी प्रॉफिट साइड में पूरा काम करता था। मैं वही बंदा हूँ जो बिलनेक्स में उसकी एक प्रॉफिट साइड के अंदर पूरा काम कर रहा था, उसको प्रॉफिट कमा के दे रहा था। उसके बाद भी उसने मुझे वहां पे रिजेक्ट कर दिया कि तू चले जा। और सर हम लोगों के साथ ये राकेश भाई डिस्कस करेंगे, अब मेरी हालत मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो मेरे को बुरा लगा। अब मैंने उसे फोन करा, करके उसने फोन काट दिया। मैं घर पहुंचा, मैं घर पहुंच के फोन करा, मैंने कहा यार एक काम कर, मेरी उनसे अपॉइंटमेंट करवा फिर। अब सर मेरी पोस्चर चेंज हो गया क्योंकि अब से पहले मैं खिंचाई करने जा रहा था, अब मैं जानना चाह रहा था कि बड़े लोग हैं साला ऐसे चले गए। मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई बता दे। कह रहा, मैंने कहा कल का टाइम ले ले। कह रहा मैं पूछ के बताता हूँ। अब सर ध्यान देखना, उसने कल का टाइम भी नहीं लिया। सपोज जैसे मैं ट्यूसडे वाले दिन था, लेट पहुंचा, तो उसने मेरे को ट्यूसडे वाली रात को बोला कि भाई वेडनेसडे का तो नहीं है, थर्सडे का होगा। और उसे अच्छी तरीके से पता है कि मैं दुनिया की इधर से उधर हो जाए 2 से 4 बजे के बीच में रेस्ट करता हूँ हमेशा। तो उसने बोला 2 से तेरा हुआ तो थर्सडे के अंदर है, लेकिन थर्सडे में तेरे को 3 बजे आना पड़ेगा। मैंने कहा यार 3 बजे तो मैं सोता हूँ। तेरा देख ले भाई, फिर कहानी अगले हफ्ते जाएगी या हो सकता है अगले महीने भी, क्योंकि फिर वो बाहर भी जा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है मैं पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा? यस पहुंचे होंगे सर, पहुंचे होंगे। सर 3 बजे नहीं सर, मैं 2:30 बजे पहुंचा वहां पर। और 2:30 बजे जाने के जो राकेश भाई नहीं मिले थे, अंकुर भाई मिले थे। और सर इस बार मैं कुछ नहीं सुना, मैंने प्लान नहीं सुना, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर 90% तो मैं ऑलरेडी रेडी हो गया था। क्या रेडी हो गया था कि मुझे किसी ने पहले थप्पड़ मार के रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद अब मैं 90% रेडी था। वो चाहे उस समय मेरे को कंघी बिकवाने का भी काम करते तो शायद मैं वो भी कर देता। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ रिजेक्शन, जो हमने क्यूनेट में बहुत अच्छे ढंग से सीखी। ये सब सीखने के बाद तब मेरे साथ तब ये हुआ सर, मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट लव शर्मा का था, और जिस वजह से लव शर्मा ने मेरे से बहुत अच्छा पैसा कमाया। अगर ये सब चीजें हम अपने रेगुलर सिस्टम के अंदर अडॉप्ट कर लेना सर रिजेक्ट करने के, लेकिन पॉइंट क्या है, हम किसी को इतना रिजेक्ट करने की एबिलिटी उसके हाथ में देते हैं, अपने हाथ में नहीं ले पाते, क्योंकि हमें लगता है भैया अब यही आएगा, यही हमारा भगवान है और यही हमारा कृष्ण है और यही करेगा परमात्मा हमारा सारा काम, तो हम रिजेक्ट ही नहीं कर पाते।
लेकिन सर क्यूनेट वाले इस मामले में रोहित भाई हैं सिस्टम के अंदर, जयकिशन जी हैं और अंकित है, इनको पता है क्यूनेट वाले सबसे ज्यादा आईडी 3.5 लाख रुपए की आईडी उठाते हैं सर, वो रिजेक्ट करते हैं, जो हम लोग नहीं करते। ये दिक्कत है सर। और मैं प्योर नेटवर्कर था उसकी नजरों में, आपकी नजरों में प्योर नेटवर्कर के लिए तो आप मेरे ख्याल से, मैं सही बताऊं, अगर हम भी होंगे, हमें ये चीजें नहीं पता होंगी तो हम जमीन पे लेट जाएंगे, नहीं भाई तू जमीन पे मत चल, मेरे ऊपर चल, तेरे पैर गंदे हो जाएंगे। प्योर नेटवर्क करता सर मैं, कुछ और नहीं कर रहा था। ये हुआ है मेरे साथ एक्सपेरिमेंट, ये जयकिशन जी अच्छे ढंग से जानते हैं सर, मेरी तरफ से भैया। ओके, थैंक यू रवि सर। बहुत सारे लोगों को बात समझ में आई होगी, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आई होगी, तो वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो सारांश है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सारांश फिर से वही है कि पावर ऑफ रिजेक्शन आपके हाथ में होनी चाहिए। पावर ऑफ रिजेक्शन आपको प्लान देने से पहले छटनी बहुत जरूरी है। आपको लिस्ट बनाते वक्त छटनी नहीं करनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन से पहले जरूर छटनी करनी है। जब हम वर्कर की बात कर रहे हैं, जब इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो नहीं करना है। इन्वेस्टर जिसका एनालिसिस हम कर चुके हैं, जिसका एनालिसिस मेरे को पता है, उसके पास तो हमें सीधा बताना है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, जब आपके पास हो पैसा तब देना। लेकिन जिसका नहीं पता, उसका नीड एनालिसिस हमें करना है कि भाई आपका बजट कितना है, और वो एनालिसिस सिर्फ इतना करना है बजट कितना है और कितने लंबे समय तक वो रखना चाहते हैं। लेकिन जब सबसे ज्यादा जो हमारी कॉलिंग है वो हमारे वर्कर की लिस्ट की कॉलिंग है। और जब वर्कर की बात आती है तो वर्कर जब आदमी है, यानी वो पैसा कमाने के लिए मेरे साथ आना चाहता है, लेकिन जब वो आउटराइट आपको प्रेजेंटेशन सुनने के बाद रिजेक्ट करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। रिजेक्शन पहले आपका उसका हो जाना चाहिए उस बंदे का, क्योंकि वो जिन कारणों को लेकर के रिजेक्ट कर रहा है वो हम उससे पहले पूछते नहीं। वो पूछने बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर निशांत जी ने बहुत अच्छा तरीके से शुरुआत की काम की, जो जैसा उनको बताया गया था। तो मैं बार बार इस बात को इसलिए करना चाहता हूं ताकि हमारे खून में आ जाए, ताकि ये चीज हमारी हर व्हाट्सएप पे हो। चाहे अभी मेरी सिस्टर है जो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, उन्होंने अपने जब ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाला तो उनको बकायदा 4-5 लोगों का कॉल आया कि भाई क्या करना शुरू किया। हालांकि उसमें रायचंदों का भी आया, 1-2 रायचंद ने भी आया कि कहां फंस गए तुम, अपने तो लगा दिया और उनके मत लगाना। मेरे भी चाचा के मामा के फूफा के लड़के ने किया था और वो बर्बाद हो गया, और वो अनुभव मित्तल भी भाग गया था, और फलाना ढिमकाना करके उनको उन्होंने हर तरीके से वो किया करने का। वो आया, लेकिन एक रिस्पॉन्स आया। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जब व्हाट्सएप पे एक ऐसी चीज लगाई कि आर यू लुकिंग फॉर एन सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी, I am having that and I have started an excellent business opportunity which can help you if you are interested in second income source। इसके ऊपर में बात करने से क्या होगा कि फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन आस्क किया हमने कि आर यू रियली इंटरेस्टेड। ऑफेंड नहीं करना है किसी को, ऑफेंड नहीं करना है, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है हमें, प्यार से ही हमें बोलते कि सर आर यू रियली इंटरेस्टेड इन सेकंड इनकम सोर्स। इसके अलावा भी 2-3 सवाल हैं जिसके ऊपर जो अभी हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसको हम और रिफाइन कर सकते हैं। रवि सर उसके ऊपर आए और उसका इलैबोरेशन प्लीज हल्के शब्दों में करें जो नॉर्मल होती है। बल्कि अंकित शायद आप भी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। अंकित जी। सर। हाँ जी सर। अंकित, आप क्योंकि खुद रहे हैं क्यूनेट में, बहुत अच्छा आपने कॉलिंग किया है। सब कुछ अच्छा होने के बाद सिर्फ यही समस्या थी कि उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन या जो भी उनके आगे की कार्रवाई थी वो अच्छी नहीं थी। तो लेकिन जो कॉलिंग होती थी उससे पहले वो बहुत रिफाइन कर देते थे बंदे को, बैठाने से पहले ही उसके मतलब वो ऑलमोस्ट ये होता था कि भाई साहब बता दो कुछ कि क्या करना है मुझे। हाँ, इस तरह की स्थिति पैदा होती थी। तो रवि जी कुछ कहेंगे? अगर आपको अपना इनपुट उसमें देना हो तो आप जरूर दीजिएगा बीच में, क्योंकि रवि ख्याल से ज्यादा क्यूनेट नहीं किया था इन्होंने, तो मुझे मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस वाइज आपका ज्यादा होगा। नहीं भाई, लेकिन मैंने क्यूनेट समझने के लिए पूरा किया था और मैंने क्यूनेट पूरा समझा है। मैंने क्यूनेट समझने के लिए ही एंट्री लगाई थी पूरी तरीके से। तो आप बताएं कि उसमें अब फॉर एग्जांपल कि अगर अभी मेरे को अपने दोस्त को करना है इनवाइट, तो आप कैसे उसमें जाती हैं बातें, क्या क्या बातें मेन होती हैं? आप कल एड ऑन करना चाह रहे थे लेकिन आपने मेरा सम्मान रखते हुए अपनी बात नहीं रखी थी, तो मैं चाहता हूं कि अभी आप, मैं कह रहा हूं तो आप रखें वो बात। कल भाई जैसे हमारे रोहित भाई ने, जो रोहित क्यूनेट कर रहे हैं, रवि धीमान ने कल एक सवाल बोला था कि अगर हम किसी से बात करें तो बात करते वक्त मैं टाइम फ्रीडम, मैं उससे ये पूछूं डिसीजन अथॉरिटी है या नहीं है। तो इस केस के अंदर जो क्यूनेट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छी चीजें हम लोग ले सकते हैं। आप बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो सिस्टम है उसकी बात करें। ओके सॉरी। हाँ, अच्छी चीजें जो है वो हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें उनमें से एक ये थी पावर और रिजेक्शन। जैसे मैंने अभी पहले इसमें बताया कि आप भी वही थे, प्लान भी अच्छा था और बाद में प्लान भी जैसा मर्जी था, लेकिन रिजेक्ट हुआ तो मेरे को सब कुछ समझ में आया, जबकि लेने वाला और लाने वाला भी लव शर्मा था।
अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो उन्होंने रवि धीमान ने कल एक सवाल बोला, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर असल में किया क्या जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले सामने वाले को बिठाया जाता है, बिठाने के बाद उसे ESBI पूरे ढंग से समझाया जाता है। इस बीच में क्या होता है सर, कॉलिंग के अंदर उसे ये बात बोल के लाया जाता है कि तेरे को 1 से 1.5 घंटे के लिए आना है। तो सर उनको उसी समय पे बुलाया जाता है जिस समय पे वो बेसिकली ऑक्यूपाइड होता है। इफ समबडी सेज कि मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ अभी, तो उसको ऑफिस के टाइम के अंदर ही बुलाया जाता है। और इतना बड़ा हाइप बनाया जाता है बिजनेस के लिए, जैसे दैट कैन चेंज योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड आउट द समय फॉर दैट। आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको जैसे जैसे ही वो आता है टेबल पे, आने के बाद भी ऐसा नहीं कि सर उसको इजीली प्रेजेंट कर दिया जाता है, उसे आने के बाद भी आधा पौना घंटा बिठाया जाता है, चाय कॉफी बकायदा पिलाई जाती है। ये इस चीजों के आधे बारे पौने में नहीं घंटे रवि सर, इनके बारे में नहीं, जो 5 आपने सोर्स बताए थे मैं उनके इलेबोरेशन की बात कर रहा हूँ कि आप उसको बोले आप कॉलिंग का, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जूम ठीक है। मीटिंग के अंदर आप कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें, तो जैसे आपने जूम मुझसे बात मीटिंग की थी। के अंदर, हाँ ठीक है, ESBI उनको समझाया जाता है कि तुम कहाँ पे लाइज करते हो, बस ये समझा दिया जाता है पहले उनको। ESBI समझाने के बाद वो अभी भी अपनी प्रेजेंटेशन को नहीं दिखाते, वो सिंपल से उनसे 5 क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछते हैं। जयकिशन जी भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले वो उनसे ये पूछते हैं कि सर अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, नया बिजनेस आप कर रहे हैं, मैं इसको एलोबरेट करूंगा 5 पॉइंट पे जो आपने बोला था। सबसे पहले ओपन टू लर्न आप हैं या नहीं है। सर ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्वालिफाइंग क्वेश्चन है, अगर आप इनके अंदर क्वालिफाई होते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप दिया जाएगा, नहीं तो सर थैंक यू वेरी मच, हमारी जो प्रेजेंटेशन लोग है यहीं पे लिखना खत्म। चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि इन सवालों को अपनी भाषा में आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसकी स्टार्टिंग फिर से वही कहूंगा रवि सर, मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई है सबसे पहले, अगर कि मैंने एक चीज मैसेज डाला है कि आर यू लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी और अ पार्ट टाइम इनकम। अब उधर से आंसर आया है कि यस आई वांट, देन आफ्टर दैट व्हाट शुड आई डू, मुझे उसके बाद क्या सवाल पूछना चाहिए। तो आर यू ओपन टू सवाल, लर्न, हाँ आर यू ओपन टू लर्न, ये सेकंड सवाल है, क्या आप कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन भैया ये व्हाट्सएप के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा इतना नहीं समझ, मैं समझा देता हूँ, फिर आप उसको जैसे मर्जी, आप यू आर मास्टर इन दैट, आप कर सकते हो उसको क्लियर। नहीं, मैं इसमें बता देता हूँ इसमें एक इसमें क्वेश्चन। व्हाट्सएप का भी यूज इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में लोग नहीं, व्हाट्सएप से करते हैं, या फोन कॉल से भी करना है हमें। फोन कर फोन सकते कॉल पे हैं, ही होगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं हाँ जयकिशन जयकिशन जी। कर सकते हैं सर। मेरे ख्याल से तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा सर, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जैसे हमने पहला नहीं क्वेश्चन नहीं, आपने ये पूछा इंटरेक्टिव सेशन है, ये एक दूसरे से लर्निंग का सेशन है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग जी, सीखें, क्योंकि मैं अपने मतलब की चीज ले लूंगा, हर इंसान इस तरीके का बन जाए कि वो, अब देखिए यहाँ समुद्र मंथन चल रहा है, अभी अमृत निकलने वाला है, अब देख लो क्या करना है, अब जिसको भी लेना है वो ले ले सर। तो उससे उससे हम पहले पूछ सकते हैं कि इफ यू रियली वांट टू डू इन पार्ट टाइम या रियली वांट टू अर्न इन पार्ट टाइम, तो देयर इज 5 क्वालिफायर क्वेश्चन, देयर इज 5 क्वालिफायर क्वेश्चन, इफ यू क्वालिफाई दिस क्वेश्चन यू कैन कम विद अस। तो उसका एक सीक्वेंस बनाकर, ये सीक्वेंस आपको पता है 500 क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने जो चीज देखी ना अभी तक। अंकित मैं लेता हूँ आपका हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसका एक सीक्वेंस बनाकर। हाँ जी, अंकित कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप पहले आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ उनसे। जयकिशन जी बोलिए। 5 क्वेश्चन क्वालिफाइंग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि क्या? if you really want to know about our business, so there is a 5 qualified question. Number 1, are you open to learn? नहीं, वेरी गुड, ये Have you time अच्छा है कि जब for व्हाट्सएप से किसी से 10 बात or कर रहे 12 हैं hour तो in a week? अपने आप को इतना ऊपर जरूर रख के बात This, करें कि फॉर नोइंग दैट बिजनेस यू हैव टू क्वालिफाई दीज 5 क्वेश्चंस। तो पहला है कि आर यू ओपन टू लर्न, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सेकंड, लिखने वाले लिखें, इसे बेहतर रहेगा। हाँ, सेकंड हो गया कि आप क्या कहते हैं, डिसीजन अथॉरिटी, सॉरी टाइम आपके पास है 10 से 12 घंटे का आपने वीकली टाइम देना है, क्या आप और हफ्ते में 10 कंफर्टेबल से आवर्स 12 देने हैं, घंटे ऐसा नहीं है दे जबरदस्ती सकते हैं वाला। प्रोडक्टिव आवर्स? सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड आपका डिसीजन पावर, डिसीजन आपके बिहाफ पर कौन लेगा, आप लेंगे या हु इज द आपके फादर डिसीजन मदर के अथॉरिटी? साथ होगा, हाँ, किसी भी, हाँ, अथॉरिटी कौन है आपकी डिसीजन की? वाइफ लेगी। वेरी गुड। तो अगर आप डिसीजन लेने में सक्षम है, हाँ तो अगर आप डिसीजन लेने में सक्षम है तो आप ठीक है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो अहम क्वेश्चन होता है ना, एक्चुअली 5वां क्वेश्चन तो भाई वो वैसे ही बनावटी है कि भाई आपके पास पासपोर्ट, डू यू हैव ए पासपोर्ट और नॉट। वो तो जो चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन मेन है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है। हाँ, किसी भी काम को शुरू करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो इतने से है,
वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3.5 लाख रुपए से लेके और 8 लाख रुपए तक है। आप इसमें बताइए कि कहाँ पर कंफर्टेबल है। तो हम लोग इसमें अपना अपना वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ मिनिमम 11,000 से लेके, और तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाता है ये मीटिंग से पहले, ये प्लान दिखाने से पहले जी नहीं, मीटिंग में ही पूछा जाता है। ये मीटिंग में ही पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है रवि, जय किशन जी आपका ये पूरा हो गया, मैं एक बार अंकित को लेना चाहूंगा बीच में। थैंक यू जय किशन जी। अंकित जी 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 थैंक यू सर। क्या है, रवि सर ने और जय किशन सर ने बहुत है, छोटी सी बात करना चाहूंगा कि किसी भी इंसान को दिखाने से पहले अब प्रेफर करना कि हमारी कॉल कैसी है। डेफिनेटली आपकी कॉल सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी को भी अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन से पहले। ये मैं फिर से वही आ रहा हूँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब है मैं अपने हीरे दिखाने जा रहा हूँ। अब उससे पहले मुझे देखना है ये मेरे हीरों की औकात रखता है या नहीं रखता। अंकित सिग्नल थोड़ा वीक आ रहा है आपके यहाँ से, थोड़ा सा सिग्नल में आके बात करें एक बार फिर से। सिग्नल अच्छा आया सर। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि हम अपने बिजनेस को कम क्यों लें, क्योंकि हमारा बिजनेस को हम कई बार अनइफेक्टिव शो कर देते हैं सामने वाले को। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात है कि हम अपने बिजनेस को हल्के में ना लें। सीधा से एक छोटा सा वर्ड है बिल्कुल कि अपने बिजनेस को जब सामने वाला सुनने वाला है तो उससे साफ सीरियस वर्ड में बोले कि अगर वो इंटरेस्टेड है, सीरियस है तो बात करें। मेन टॉपिक। अब मैं छोटी सी बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप से ज्यादा, इसका मतलब यही है कि हम इसको सिंसियरिटी जानना चाह रहे हैं उसकी। आर यू रियली इंटरेस्टेड? जी सर। और व्हाट्सएप ज्यादा हमारी कॉल इफेक्टिव होती है कि सामने वाले की एनर्जी पता लगती है कि सामने वाला किस लेवल से हमसे बात कर रहा है। और क्या पता किस जोन में हमसे बात कर रहा है। व्हाट्सएप पे मजे भी ले सकता है, लेकिन उसकी टोन से हम पता लगा सकते हैं कॉलिंग में क्या वो हमारी बात सुनने के लिए रेडी है या नहीं है। उसकी सीरियसनेस को हम कॉल से माप सकते हैं। कॉलिंग व्हाट्सएप पे, हाँ लोग आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लोग हर कोई रिस्पांस पॉजिटिव दे, लेकिन कॉलिंग में सामने वाले की सीरियसनेस का पता लगता है कि क्या वो रिस्पांस हम अपने अनुसार चाह रहे हैं, वो आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब क्वेश्चंस यही रहे, लेकिन इसको हम कॉलिंग के माध्यम से करें तो और ज्यादा बेहतर। अहम बात है कि वो जो पीरियड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लोग कभी व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते ही नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर बात करते ही नहीं है। वो सीधा कॉल के ऊपर ही बात करते हैं। उससे पता चल जाता है सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या वो सुनना चाह रहा है, उससे इंटेंशन पता चल जाती है एटलीस्ट। क्योंकि व्हाट्सएप पे तो कुछ भी लिख भी सकता है आदमी। नहीं, इसकी व्हाट्सएप से शुरुआत हम इससे तो कर सकते हैं जो कल हमने अंकित आपने अपने उससे किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना है ना, ताकि वो हमसे पहली कॉल करे या पहली बार पूछे। और जब वो पहली बार पूछे तब हम उसको कॉल करें कि मिस्टर अंकित, आई हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई हैव अ सेकंड इनकम सोर्स व्हिच आई एम बिल्डिंग इन पार्ट टाइम, सो आर यू इंटरेस्टेड इन सेकंड इनकम सोर्स। वंस अगेन हम एक बार उससे वो क्वेश्चन पूछे। फिर जब वो करे देन आर यू रियली इंटरेस्टेड, ये कॉल पे रहेगी बात। यही सही कह रहा हूं मैं? आर यू रियली इंटरेस्टेड? उसके बाद फिर हम क्या कहें कि फॉर नोइंग दैट बिजनेस देयर आर सम क्वालिटीज। उसको जानने के लिए कुछ वेरिफिकेशन क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप पूरा करते हैं तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। ये बात हम करें, यही कहना है बिल्कुल बिल्कुल। जिसका पहला क्वेश्चन ये है, हाँ दिस इज नॉट फॉर ऑल, एग्जैक्टली है सर। तो आर यू ओपन माइंडेड, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? पहला वो हाँ या ना में जवाब दे। पहला क्वेश्चन यही है सर, ओपन टू लर्न। ओपन टू लर्न, ओपन टू लर्न यानी कि आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, है ना? यही मतलब क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता, सीखना जरूरी है। सभी लोग जो नए हैं प्लीज इसको तैयार रखें, और पुराने भी जो अपनी नई कॉलेज। दूसरी बात है क्या, दूसरा क्वेश्चन क्या था? टाइम आपको देना पड़ेगा इसके लिए सर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप टाइम देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इस बिजनेस में ये पार्ट टाइम बिजनेस है। अब वीकली टाइम इस काम में अगर उसने कहा कि यार ये तो मैं क्वेरी मैं कर रहा हूँ, आप मुझे दे रहे हो प्रेजेंटेशन, मैं क्वेरी कर रहा हूँ आपसे कि भाई वो तो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है, फिर देखेंगे टाइम में इनका। नहीं, उसको फिर हम इंसिस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ ये बात बोल सकते हैं कि उसको हम वहां पर इंसिस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। हाँ, कहता है नहीं, अगर आप सही में करना चाहते हैं, सही में सुनना चाहते हैं तो। यार इतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बहुत अपने जॉब में बिजी हूँ। लेकिन अभी भी हमारा काम है परफेक्शन, हर वक्त सीखते रहना। जहां सीखना बंद हो गया वहां पर आना बंद हो गया। मेरा काम तो है और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। तो लेकिन देखिए, एक एक चीज की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ रिजेक्शन। जब कोई आपके बिजनेस को ना कह के जाता है, इसका इम्पैक्ट बड़ा दूरगामी होता है, फिर आपको ना एक आघात पहुंचता है। लेकिन सेम चीज में जब आप रिजेक्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको आघात नहीं लगता। आप कहते हैं कि ठीक, आपका बिजनेस सुनने के बाद वो उस चीज के लिए ना कर रहा है जिसको अगर आप पहले ही पूछ लेते और वो ना करता। जैसे अभी मैंने एक सवाल पूछा, मुझे इसका आंसर पता है लेकिन मैं फिर भी जैक्सन से पूछा
कि अगर किसी ने कहा कि यार नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है 1-2 घंटे, तो मैं सीधा कहूंगा भाई फिर तुम रहने दो, मैं उसे प्लान के लिए इंसिस्ट भी नहीं करने वाला। मुझे पावर ऑफ रिजेक्शन, क्या मैं सही हूँ एक्चुअली या मुझे उसे कुछ करना है? मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो। हाँ। मैं एक बंदे को क्यूनेट का प्लान कराने के लिए ले गया था। अच्छा, वो पैसे से बहुत साउंड था, कोई दिक्कत नहीं थी पैसे की, और अच्छा उसका अपना गारमेंट का काम है, 2-3 फैक्ट्री भी है। मैं उसको लेके गया, उसको क्राउन प्लाजा में बिठाया। अच्छा, जिस जो टाइम बोला था एग्जैक्ट उस टाइम पे वो आया भी, पूरे तरीके से सारी चीजें दी। यस बे करने के बाद जब ये 5 क्वालिफाई क्वेश्चन पूछे गए, तो सेकंड क्वेश्चन पे आके उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरा एक पैर यहाँ इंडिया में होता है, एक पैर फॉरेन में होता है, मेरा आना जाना लगा रहता है, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने जो सीनियर बैठे थे उन्होंने कहा सर सॉरी, अगर टाइम नहीं दे पाओगे तो आप सॉरी, आई एम सॉरी, ये फिर आपके लिए नहीं। वही रिजेक्ट कर दिया, ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। 1000 रुपए ट्रेनिंग में लग चुके थे। आप सब में है बस। हाँ, ये बात सही बोली आपने। ताकत सब में है सर, ये ताकत लानी ही पड़ेगी, बिना इसके काम बनेगा ही नहीं। कॉपी किताब बंद हो जाती है इतने, बस इतने डायलॉग के अंदर और कुछ नहीं बोलना आगे टक। सर मैंने अपने प्लान्स में बड़े बड़े अरबपति जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और ये मेरे ख्याल से मनीष जी अगर मीटिंग में हो, मनीष जी जो मनीष जी दिल्ली वाले, चौहान जी, मनीष चौहान है शायद। जी सर, जी सर। आपके सामने हुई ये हरकत? जी सर। आपके साथ गया था मैं अब्बास मस्तान के ऑफिस में? जी। आपके साथ में या केवल आपका वो था रहमान, क्या नाम था उसका? राशिद। राशिद, हाँ आप थे साथ में? नहीं मैं नहीं था, राशिद और आप और अजय सर जी थे। अजय सर मैं था, मैं था सर। तो आपको याद है क्या हुआ था? याद है। क्या हुआ था? हाँ, ये हुआ था कि जब उन्होंने ये कहा कि हमारे प्रोजेक्ट जो है, हमारी जमीनें वहाँ पड़ी हैं, और हम तो अपनी जमीनों में काम करना चाह रहे हैं, सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आपने तुरंत कहा कॉपी पेन बंद करके, तो फिर हमारा आपका मतलब हम आपके मतलब के लोग नहीं हैं, या आप हमारे मतलब के लोग नहीं हैं, आपने कॉपी पेन बंद कर दी थी। और सिर्फ अभी मैंने नाम लिखा था, उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला था कि जी हमारी तो जमीनें, अपनी जमीनें पड़ी हैं, हम कॉपी किताब बंद करने के बाद उन्होंने क्या बोला था? कॉपी किताब बंद करने के बाद उन्होंने यही बोला था शायद कि भाई पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं आ रहा। बताया था आपने कि ये हमें आपकी सबसे अच्छी बात लगी। जो अब्बास मस्तान जो हैं वो बैठे हुए थे वहां पर, तो उनका अब्बास मस्तान नहीं थे वो, मतलब उनके जैसे ही थे प्रोड्यूसर और में। तो उन्होंने कहा यार ये लगा मुझे बिजनेसमैन वाला मामला, भाई अगले बंदे को दिखाई दिया कि यहाँ कोई बिजनेस की उम्मीद नहीं है, तो इसने अपनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं समझी और कॉपी बंद करके बैठ गई। ये ताकत आपको चाहिए। आपको लग रहा है कि सर उसके बाद उन्होंने, हाँ जी मनीष, उसके बाद उन्होंने 3-4 बार उन्होंने मीटिंग के लिए कोशिश भी करी जी। मीटिंग के लिए उन्होंने अब्बास मस्तान जी ने फिर कोशिश भी करी है 3-4 बार राशिद के थ्रू कि एक बार उनको आरएवी वालों को बुलाओ और फिर बात करते हैं बैठ। ये हुआ इसलिए मैंने बोला अगर आपके पास में आप ही की जमीन है तो, और अगर आपको प्लान ही समझना है तो फिर हो सकता है एक बार को सर बैठ सकते हैं। मतलब उन्होंने उनकी 3-4 बार कॉलिंग मेरे पास में आ चुकी है, वो अपने काम के लिए आई है उनकी, है ना। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। मनीष जी म्यूट कर लीजिएगा। पावर ऑफ रिजेक्शन, हम कई बार, क्योंकि हमें लगता है यार कि किसी तरह से मेरे 2 हो जाएं, बस मेरा काम शुरू हो जाए, सर वो वाला जो एटीट्यूड है ना, वो हम लोगों को बहुत ऐसे स्तर पे ले जाता है कि ज्यादातर हमें ना सुनने को मिल रही होती है। वो प्लान एग्जैक्टली हमने करने ही नहीं थे, हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे कि वाले तो प्लान ही नहीं होने थे। जो हम कहते हैं कि आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें से 3-4 का रिजल्ट आएगा, वो तब आएगा जब सही लोगों को जाएंगे। जब हम प्रेजेंटेशन ही गलत आदमी को दे देंगे तो फिर कहां से आएगा रिजल्ट? फिर तो 100 में से भी नहीं आनेगा। तो वो छंटनी का काम है आपकी, पहले लिस्ट बना के और फिर कॉलिंग में पहला क्वेश्चन कि आर यू लुकिंग फॉर, उसने जवाब दिया ठीक है कि यार हाँ मैं देख रहा हूं। आर यू रियली इंटरेस्टेड? व्हाई? मेरा क्वेश्चन तो ये भी आता है कि आप एक सेकंड इनकम स्रोत क्यों देख रहे हैं। मेरा सवाल यहां पर भी आता है कि व्हाई आर यू लुकिंग फॉर, मतलब क्या जरूरत है आपकी। हाँ निशांत, आपका हैंड रेज है, आप सवाल पूछो फिर मैं बताऊंगा। हाँ भैया, मैं ये पूछा था, ये जो इन्होंने चौथा पॉइंट बताया था पैसे वाला, कि क्या पैसा लगाना चाहते हैं, इससे सामने वाले पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये मेरे को भी थोड़ा सा वो लगा कॉन्ट्राडिक्टरी। बंदे को मतलब भैया जैसे
जैसे मेरे पे अगर बोझ पड़ रहा है कि यार अब तो प्लान सुनना ही पड़ेगा, मतलब फिर वो माइंड में बोझ रहेगा यार, ये अपने पैसे की बात करेगा मेरे से, तो माइंड सुनेगा ही नहीं, सारी बात मेरा वो भी माइंड में थोड़ा सा पैसे इस सवाल को लेकर के इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात आप लोग कर रहे थे वो था जिसमें अमाउंट बड़ा था, 3-3.5 लाख था, तो वहां तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन मैंडेटरी हो, हमारे यहाँ ये मैंडेटरी शायद ना हो। तो निशांत मेरा मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि हम हाँ रविकांत बच्चों जी, के अगर, एक मिनट क्योंकि निशांत, हम अगर रविकांत जी बच्चों आप के, बताएं। इसमें क्या है, अगर हम पैसे की बात देखो, फाइनली तो हमें पैसे की बात करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये भी है, तो क्यों ना पहले चीजें क्लियर हो जाए। दूसरी बात कि इसमें अगर हम 11,000 रुपए का अमाउंट रखते हैं तो 11,000 रुपए के लिए आदमी इतना नहीं सोचेगा, उसने कहा हाँ यार चलो ठीक है बताओ, मैं एक्सपेंड भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं बोलना कि आपको इन्वेस्ट करना है सर, ये आपका बिजनेस है, इतने पैसे आपको लगाने पड़ते हैं एक्सपेंस लेकिन चाहिए। ये क्वेश्चन लेकिन मुझे सही लग रहा है, रीजन बीइंग के आप क्वेश्चन को रीफ्रेज कर सकते हो, आप क्वेश्चन को उस तरीके से ना पूछ करके उसकी कम से कम उसको इतना तो मतलब उसमें मतलब ग्लास में लो कि हाँ भाई उसको अमाउंट तो लगाना पड़ेगा। बिजनेस आपको क्या लगता है बिजनेस कितने से स्टार्ट हो सकता है, ये करके भी पूछ सकते हैं। ये सवाल निशांत कुछ क्लैरिफाई हो सकता है, रीफ्रेज करके। हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप अजीज भाई। एक मैं रविकांत जी का व्यू लेना चाहता हूँ। रविकांत जी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप उसकी मेंटेलिटी को तैयार कर रहे हैं बड़े बिजनेसमैन के लिए, जहां आप उसे सपने दिखा रहे हैं, एक तो कि आपको बड़े लेवल पे एक अच्छे इनकम की तरफ हम ले जाएंगे, तो आप पहले ही उससे पैसे की बात करने से डर इसका पूछने का तरीका क्या होना चाहिए? तो आपकी बात समझ आ गई, मुझे मेजोरिटी नजर आ गई कि जो ये इस पक्ष में है कि ये सवाल पूछना चाहिए, तो वो सही होगा। इसका तरीका एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? इसका तरीका सर ये जो देखिए पहले सवाल पे हम ना जो बताया गया है कि हम पहले सवाल से आए कि पहले आर यू इंटरेस्टेड, उसके बाद हम आए आर यू रियली इंटरेस्टेड, फिर हम आए व्हाई यू आर वांटिंग दिस, फिर हम आए आर यू ओपन माइंडेड, फिर हम आए राकेश भाई रुको, राकेश भाई रुको, मैं ना आपको एक जो आपकी दोबारा एक किताब दी हुई थी संवाद में सफलता, उसी पॉइंट का मैं एक पॉइंट लेके बताता हूँ आपको। ये जो ऑर्डर इन्होंने बोला है, ये ऑर्डर के ऊपर मैंने भी एक्सपेरिमेंट करे, मेरे को सफलता नहीं मिली, लेकिन ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। यानी अगर आप 3-4 बार हाँ लेते हो तो 5वीं हाँ भी निकलती है ज्यादातर केस के अंदर। मैं आपको ऑर्डर बताता हूँ एग्जैक्ट। सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहला ऑर्डर ये रहेगा कि भाई आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो अलग है, ये काम अलग। ये मैं कॉलिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, आप टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप करेंगे कि जब आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट है वहां पे आपने सीखा होगा, यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला सवाल ओपन टू लर्न, बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल आपको ये पूछा जाता है कि सर आपके साथ कोई इंडस्ट्रियल इश्यू तो नहीं है कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं ये करता हूँ, ये नहीं कर सकता। इसको हेल्प करने के लिए मैं खुद ही बोलूंगा अपने आप से, सर बात मेरे सपनों की है, मेरे बच्चों के सपनों की है। अगर मेरे बच्चों के सपने बाहर खड़े होकर शरबत बेचने से पूरे होते हैं तो मैं शरबत बेचूंगा। ये मैं अपने आप से उसको हेल्प कर देता हूँ बोलने के लिए। तो वो कहता नहीं सर कोई इंडस्ट्रियल इश्यू नहीं। आर यू श्योर? ठीक है सर, मुझे इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलिएगा, आप ले लिए। नंबर 3 के अंदर मैंने उससे कोई भी सवाल का जवाब एक बार हाँ में लेने के बजाय हम श्योर जरूर लें उसकी, आर यू रियली श्योर, ताकि वो और मजबूत होकर के आए। ये भी एक पॉइंट है ना? बिल्कुल, कोई भी चीज को हम रियली श्योर करें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कोई इंडस्ट्रियल इश्यू तो नहीं। देखिए आपके शब्द और उनकी भावना, ये दोनों चीजें बड़ी, एक्सप्रेशन आप कैसे कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलिंग में आपका जो पोलाइटनेस है, जो आपकी भावना है, वो बड़ी अच्छी जानी बहुत जरूरी है। कि अगर मैं पूछूं कि सर आप बात कर रहे हैं तो कि भाई आपको कोई इंडस्ट्रियल इश्यू तो नहीं है इस तरीके का कि आप इस इंडस्ट्री में है पर्टिकुलर तो दूसरी में नहीं कर सकते। ये सवाल मतलब एक पार्ट होना चाहिए, जहां तक भी हो सकता है बेहतर। हाँ सर, थर्ड उसके बाद नंबर 3 पे मैं उससे पूछूंगा। अब मैं उससे जो सवाल लेने वाला हूँ, अब अभी भी सर मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करूंगा सवाल पूछने के लिए। मैं उससे पूछूंगा सर किसी भी बिजनेस को बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। आप भी अगर एक नया बिजनेस कर रहे हैं, एक पार्ट टाइम भी अगर इसको स्टार्ट करते हो तो पार्ट टाइम भी एक टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो सर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है अगर सपने पूरे करने हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बेसिकली वो अपने हिसाब से 4 घंटे 5 घंटे ये अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करता है। तो आपको बोलना सर सिर्फ 12 से 14 घंटे चाहिए। एक बार रुक के फिर बोलना 12 से 14 घंटे। वो थोड़ा रुकेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। 14 घंटे एक हफ्ते के इंटरव्यू की तरह नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाएं हैं तो थोड़े थोड़े पॉजेज आएंगे सवाल पूछने के दौरान, आप उनको मनन करेंगे जो उसने जवाब दिया, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, है ना? रेगुलर में नहीं जाएंगे। तो कितना समय मुझे अपने सपनों को देने के लिए, पूरा करने के लिए देना चाहिए एक्स्ट्रा में? तो हफ्ते में कितना समय आप दे सकते हैं, ये सवाल हुआ है।
हफ्ते में जगह मैं उससे बोलता हूँ सर कितना, वो कहता सर इतना इतना, सर 12 से 14 घंटे दे सकते हैं, वो रुकेगा सर इतना तो नहीं दे सकता सर, मैं एक हफ्ते के बोल रहा हूँ, हाँ सर हफ्ते के तो दे सकता हूँ, यहाँ पे उसका कमिटमेंट पक्का, सर आर यू श्योर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल, ओपन टू लर्न हो गया, इंडस्ट्रियल इशू हो गया, नेक्स्ट आता है कि सर डिसीजन अथॉरिटी किसके, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। आपके पास भी लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है, मैं नहीं चाहता कि आपका वैल्यूएबल समय वेस्ट हो। तो सर मैं ये जानता हूँ कि डिसीजन अथॉरिटी किसके हाथ में, सर ऐसा ना हो कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन, पूरा बिजनेस का सारा रूप आपको दिखा दूं और उसके बाद ये निकल के आए कि सर ये डिसीजन मेरा किसी और कोई और ले। सर मैं बहुत खुश हूँ अगर आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ के साथ लेना चाहते हो, सर हम वाइफ के साथ ही बैठेंगे एक ही बार के अंदर पूरे में। आपको फादर लगता है तो फादर साहब के साथ बैठेंगे, इससे हमारा सेव मनी एनर्जी टाइम वाला कॉन्सेप्ट बचता है। अगर वो डिसीजन पहले ही बता कि भाई मैं लाइफ में बड़ा करने का डिसीजन मैं पापा से पूछ के लेता हूँ, सर पापा के साथ बैठेंगे। लास्ट जब हमने 4 हाँ उससे ले लिए तो सर 5वीं की संभावना हो जाती है। सर एक बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। आपको क्या लगता है आपके उचित मतलब क्या हिसाब से आपके हिसाब से होना चाहिए? सर वो कुछ भी बताएगा, आप उससे ये पूछिए कि सर 10,000 रुपए अगर महीना मुझे कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर से एक 500 ये तरीका सही है पूछने का कि हम पहले उससे ये पूछें कि कितने रुपए महीना कमाना है आपने, है ना। तो आपको लगता है कि अगर आपने 50,000 रुपए महीना आपका एक्स्ट्रा अगर आ जाए तो आपके कुछ ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 50,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाने के लिए बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या हो, या इस तरीके से तब हम पूछ सकते हैं। रविकांत जी आपको कोई इनपुट देना है इसमें, या आपको लगता है? भैया नहीं, मैं कह रहा था कि निशांत एक मिनट आपसे मैं पूछता हूँ बाद में। रविकांत जी नहीं सर ठीक है, ये सही चल रहा है, सही दिशा। ओके निशांत जी आपका हैंड रेज है, आप पूछें। हाँ मैं कह रहा था सबसे पहले हमें जो है सामने वाले को बेनिफिट्स दिखाने चाहिए। जैसे हम किसी को घर दिखाते हैं तो सबसे पहले हम स्विमिंग पूल दिखाते हैं ना, देखो ये स्विमिंग पूल है, तो क्या पता उसके अंदर का डेडिकेशन जाग जाए उसको देख के कि चलो थोड़ा बहुत अगर मैं इधर उधर करके अगर कर लूँ तो बढ़िया चीज मिल रही है मेरे को, उसके अंदर डेडिकेशन तो जागेगी। क्या पता 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद उस दिन ना जाके, अगर उसने मना कर दिया। नहीं निशांत एक मिनट, नहीं हो सकता है डेडिकेशन के लिए ही मैंने सबसे पहले बोली कि डेडिकेशन दिखाने के लिए अगर आप चाहते हो उसके अंदर डेडिकेशन हो तो उसकी ESBI ढंग से कर दो आप। ESBI का मतलब होता है कि उसको अपनी औकात पता लग जाती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जैसे हम एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, गलत हो जाएगा रवि सर, ESBI में कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी कॉलिंग अभी गई है उससे व्हाट्सएप से। सर उसमें क्या है, एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। अगर हम ये बात पूछते हैं ना कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, वो बोल दे मैं महीने का 50,000 रुपए कमाना चाहता हूँ, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसके दिमाग में ये पीछे चला जाएगा कि यार मुझे इसका मतलब इसके अंदर 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका ये चला जाएगा कि यार मुझे इससे पैसे खर्च करवाएगा, इतने पैसे एटलीस्ट 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च करवाएगा मुझसे। तो मेरे ख्याल से तो ये सही है सर, लेकिन सर हम उसको ये कहेंगे ये काम तो आपका 50,000 में भी शुरू हो सकता है, तो उसके लिए बढ़िया रहेगा ना, तब ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में घुसेगा उसके, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जब वो कोई एज्यूम कर लेता है और एज्यूमशन को हम तोड़ते हैं ना, और वो भी उसको सरप्राइज करते हैं। जैसे मैंने यही बात पूछी कि सर अगर 10,000 रुपए महीना कमाना है तो एथिकली कमाना है तो कितना पैसा आपको लगता है उचित होता है। सर आज अगर मैं 1 लाख रुपए पान का खोखा भी डालता हूँ तो 1 लाख रुपए पान का खोखा नहीं डलता, ये भी बताऊंगा मैं उसे। उसके बाद भी पैसा पक्का नहीं है सर कि 10,000 रुपए आएगा। अब अगर आप कमाना चाहते हो वो जो भी स्टेट देता है सर, आप यहाँ पे बिजनेस फिर हम अपने बता सकते हैं सर हमारा बिजनेस बेसिकली इसी से स्टार्ट हो सकता है। आप कंफर्टेबल है इस प्राइस के अंदर तो मैं आगे प्रेजेंटेशन दूं, नहीं तो सर मैं आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो भी जैसे भी मर्जी इसको अपने उचित मतलब सरल शब्दों में बोल सकते हैं। इससे क्या होगा भैया कि वो जो अगर वो पहले कमिट कर लेगा हाँ भाई मैं 11,000 रुपए अंदर कंफर्टेबल हूँ, तो आपको ये पता है कि अब मुझे इसको प्रेजेंटेशन में बेस्ट बताना है, वो अपने आप से ही आपको हाँ बोलते बोलते अपनी बातों से निकल के आया है कि हमें इन्वेस्टमेंट वाला भी पूछना चाहिए, है ना। ये एक क्रक्स है कि हमें इतना तो पूछना चाहिए जिसमें एक देखिए हमें सर्वसम्मति लेनी है बेसिकली, जिसमें निशांत के कुछ सर मेरा एक पॉइंट ये था। हाँ रविकांत जी आप बोलें। सर मेरा एक पॉइंट ये था, जब हम उससे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे 50,000 का या 11,000 का व्यक्ति समझ रहे हैं और वो 5-10 लाख की बात करते हैं तो हम उसे प्रॉपर्टी में भी ला सकते हैं। यस ये भी एक बढ़िया इशू है, ये भी एक बढ़िया वो है कंसेप्ट कि आदमी ऐसा बात कर सकता है। वेरी गुड, मतलब ये क्रक्स यहाँ तक निकल के आ रहा है। लेकिन निशांत का एक क्वेरी अच्छा की हुई है इसमें। निशांत के मन में 2 बातें थी। एक तो ये था कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल देते हैं तो कहीं वो पहले ही माइंड ब्लॉक ना कर ले और वो मतलब अपने आप को शेल में वापस ना ले जाए। तो ये इशू निशांत मेरे हिसाब से ये कुछ उस तरीके का ही है जिसमें कि हम बंदे को रिजेक्ट करने की चेष्टा में जा नहीं रहे। हमें ये लग रहा है कि भाई किसी तरह से सुना तो दूं, बाद में वो रिजेक्ट कर दे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मानना ये, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी हाँ जी। तो कहीं ना कहीं निशांत पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हम इस शेल में जा रहे हैं।
अरे यार भैया तुम बता दो बस किस तरह से 4 लोगों को, हो सकता है ये आ जाए। तो वो वाला चैप्टर में हम रिजेक्शन में नहीं जा रहे, हमारी रिजेक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि वो बाद में हमें ऐसा कह सकता है। तो अगर वो पहले ही कह दे, तो जब आप उसे प्लान नहीं दोगे और वो कह देगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कुछ दिनों बाद आपसे फिर पूछेगा, अबे निशांत तूने मुझे बताया ही नहीं यार। तो ये जो अर्ली आप आना चाह रहे हो, ये उस वजह से ऐसा हो रहा है। पहली चीज तो ये है, ठीक है निशांत, यहाँ पर क्लियर है बात कि हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो आपका आया था केस कि अगर भाई हम किसी को स्विमिंग पूल अगर हम दिखाते हैं तो शायद उसका मन बन जाए। तो यहाँ पर भी शुरुआत क्या है कि सबसे पहले तो ये तब संभव है ना जब हम आदमी से पूछेंगे वो घर खरीदना चाहता है नहीं चाहता। पहले तो वो घर खरीदना चाहता है, तब वो जाकर के निकलेगा कि मेरे को गौर की सोसाइटी लेनी है कि अजनारा की सोसाइटी लेनी है। अगर कोई मेरे यहाँ पर बंदा है और मैं उससे यही नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई साहब आपको घर लेने का मन है या नहीं है, और मैं सीधा उसको अजनारा की सोसाइटी और फिर उससे ऊपर गौर की सोसाइटी दिखाने की जाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस उसमें हूँ भ्रम में कि शायद इसको मेरा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा पसंद आ जाए और ये मेरा घर ले ले, जबकि उसकी जरूरत तो पता ही नहीं है मुझे। लेकिन अगर मैंने पहले जरूरत पता लगा ली है उसकी कि हाँ ये घर देखना चाह रहा है, तो फिर मैं नेक्स्ट उस पर भी बात करना जरूर चाहूंगा कि सर कितने तक का बजट है आपका, तो फिर मैं उसको बेस्ट चीज भी अपनी दिखाऊंगा। तो क्रक्स तो यही है निशांत, क्या कुछ और बात है मन में? नहीं अभी तो नहीं। तो ये 5 को मैं फिर से समराइज करूंगा। इस बीच अंकित जी ने हैंड रेज किया। अंकित जी बोले। जी सर, मैं बस एक छोटी सी पॉइंट में बोलना चाहता हूँ कि हम आरएबी के अंदर हर पढ़े लिखे को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोकल बॉडी को भी टाई अप कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल इशू को भी थोड़ा क्लियर किया जाए, क्योंकि सामने वाला बंदा उसको शायद पता ना हो कि इंडस्ट्रियल इशू क्या होता है। वो पूछेगा, अगर मान लो हमने कहा कि भाई तुम्हें कोई इंडस्ट्रियल इशू तो नहीं है, तो वो पूछेगा सर ये क्या होता है, तो हम ये बताएंगे कि मतलब कि जैसे आपका अपना व्यापार किस चीज का है, उसने कहा जी कपड़े की दुकान है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप कपड़े के ही बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहेंगे? कोई और बिजनेस होगा तो भी आप उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर वो आपके सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। बिल्कुल सर। तो ये तो हम इंडस्ट्रियल इशू, अच्छा है कि अगर वो पूछ रहा है तो इसका मतलब कि वो इंटरेस्ट कर सकते हैं। रविकांत जी बिल्कुल आपका हैंड रेज है। हाँ सर, इंडस्ट्रियल इशू है एक, मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे हम किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को या एमएनसी कंपनी वाले को जब इन चीजों के बारे में करते हैं, तो कई जगह क्या होता है कि बॉन्ड साइन होता है कि आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई इनकम आप अर्न नहीं कर सकते, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स के साथ होता है जी। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल इशू में आता है। ये सारी चीजें क्लियर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं रहती कि मैं सरकारी जॉब में हूँ तो मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो वो फिर उसकी जानकारी लेगा तब हमें कोई जवाब देगा। और जब वो जानकारी लेगा तो अच्छा है, फिर हमसे कह सकते हैं आप अपनी वाइफ के नाम से ले सकते हैं। वो तो जरूरी है जी। वो एक्चुअली क्या है, मैंने भी मेरी अभी एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उसको पूछा तो उसने कहा यार किस रिलेटेड है। मैंने कहा रिलेटेड तो मैंने कहा है, हम लोग वैसे ही रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं एक्चुअली। तो कह रहा नहीं यार मेरे को तो एक्चुअली अकाउंट से संबंधित कुछ काम हो तो देखो अगर यही हमने ये पूछ लिया होता कि भाई इंडस्ट्रियल इशू तो नहीं है कोई, तो मैंने कहता नहीं, मैंने उसको प्लान नहीं दिया था, एटलीस्ट मैंने उसको प्लान नहीं दिया था। नहीं ये बहुत अच्छा है। हाँ तो ये अच्छा काम करता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। सर रविकांत जी आप नीचे कर लीजिए। अजय सिंह जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी लिस्ट बनती है ज्यादातर लोगों की, उसमें 90% लॉबी उस तरीके की है कि जिनके दिमाग में ना, हम जब प्लान प्रेजेंटेशन अपने देते हैं ना, प्रेजेंटेशन के बाद में तो वो एकदम यही पूछना शुरू कर देता है, सर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 गोले वाला तो नहीं है क्या ये? तो अब उस पे आप कैसे फोकस करें, कैसे कंसंट्रेट करें? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो वो यही माइंडसेट होता है उनका कि यार ये नेट ये है बिल्कुल बहुत अच्छा। वो है कि ये इश्यू अगर आता है कि अगर हमने किसी से कहा कि ये बात है, अगर ये किस सवाल के बाद आ सकता है? सर प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे हैं ना, तो प्रेजेंटेशन में बाद में जब हम अपना बताते हैं ना, एक यू है और फिर यहाँ ए है और बी है, अपनी 2 टीम बनेंगी, लेफ्ट राइट, 2 तुम लाओ 2 तुम लाओ, तो उसका ना यहाँ आके मेंटल लेवल नेगेटिव सेट होना शुरू हो जाता है। भैया मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। हाँ आपका सवाल आया, ठीक है रवि सर आप जवाब दें। मैं बेसिकली मैं ये चीज जो आप बोल रहे हैं ना अजय भाई, मैं इसी चीज को बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहा था और इसी चीज को लेके कल मैं और जय किशन जी और अंकित तीनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो मेरी अगर आपने आज प्रेजेंटेशन सुनी होगी ना, तो सर मैंने वो बोला ही नहीं ये आप है, मैंने आप ये बोला कि एक पार्टनरशिप है, आप कंपनी की पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी देती है, साथ साथ आप जितना ये है, ये गलत वर्ड है सर, तुम लाए 2 लाए 2 लाए 4 लाए, मैंने इसलिए ऐड नहीं करा आज। मैंने बोला इंडस्ट्रियल आप पार्टनरशिप में आते हैं, आने के बाद कंपनी के लिए जितना भी आप टर्नओवर क्रिएट करते हैं, कंपनी पार्टनरशिप होने के नाते आपको उसका प्रॉफिट देती है। उसके अलावा अगर आप कंपनी का टर्नओवर 2 लोगों तक और लेके जाते हैं तो फिर कंपनी आपको कुछ एडिशनल बोनस और देती है, कंपनी को लगता है आप सीरियस काम कर रहे हैं।
मैंने ये बोला ही नहीं 2-4 सेकंड, मेरे को भी पता है ये सबसे गंदा वर्ड यही लगता है और लोग हालांकि है तो यही तात्पर्य है, लेकिन लोगों के हिसाब से काम करने के लिए मैंने यही बोला कि टर्नओवर जनरेट करना है। उसका रीजन रवि भाई एक्चुअली क्या है, इस चीज को लेके ना लोग ऑटोमेटिकली मतलब ऑलरेडी एक माइंड सेट नेगेटिव करके बैठे होते हैं। और जब उनके सामने ये बात आती है ना तो वो बंदे को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम उसको रिजेक्ट करें उससे पहले वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। शब्दों से खेलना इसी को बोलते हैं। मैं इसलिए आज यही प्रेजेंटेशन के मैं यही बहुत बोल रहा था, आपने ध्यान से सुना होगा, मैं यही बोल रहा था कि आप जितना भी टर्नओवर लेके आते हैं कंपनी के लिए, आप कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हैं, कंपनी आपको प्रॉफिट पे हिस्सेदारी दे रही है। मैंने लास्ट टाइम पे एक पीपीटी उसमें बनाई थी एडिट करके कुछ, और उसको मैंने राकेश सर को भी भेजा था, संजय सर को भी भेजा था, और मैंने ये बात बोली थी रवि भाई कि लास्ट में जब हम अपना वो प्लान देते हैं ना, प्लान नेशनल लेवल पे जो हमारा प्लान चल रहा होता है ना, ए टीम और बी टीम, और इसमें ये मैनेजर, ये सीनियर सेल्स मैनेजर, तो मैंने उसमें सिंपल, अगर आपके पास राकेश सर हो तो रवि सर को एक बार लास्ट का वो देना, कि उसमें ना मैंने केवल और केवल यही लिखा था कि भाई हम एक फ्रेंचाइजी, जैसे सपोज दैट हल्दीराम ने अपनी एक फ्रेंचाइजी दी किसी बंदे को, और अब वो उसी एंगल से एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू काम कर रहा है, तो उसी तरीके से मैं भी आरओई ग्लोबल सॉल्यूशन के माध्यम से एक फ्रेंचाइजी ले रखी है और मैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, और जितने लोग मेरे साथ एक आएंगे बिजनेस करने के लिए, उन सब का प्रॉफिट सब में बट के मिलेगा। अब इसके अंदर भी सामने वाले बंदे तक वो मैसेज पहुंचेगा, लेकिन इसको भी आप बहुत एडिट कर सकते हैं, इसको भी बहुत हद तक एडिट कर सकते हैं। मैंने संजू भाई से डिस्कस करी थी, राकेश भाई बोल सकते हैं ना? बोलिए सर। ये क्रक्स निकालने के लिए आज इसको भी हम और ज्यादा एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने राकेश, अभी हम ये बैठ के सारी बात डिस्कस करते रहते हैं, मैं, जैकी, संजीव और अंकित, तो हमने यही बात बोली थी कि सर, अगर मैंने संजू भाई को भी बताई थी कि सर अगर मैंने एक सीसीडी खोला है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कैफे कॉफी डे बहुत अच्छा चल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अब मेरे को अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को और ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। अब मैं और जगह ब्रांचेस खोल रहा हूँ, तो ब्रांचेस खोलने के साथ और जगह में मैं किसी को या तो वहाँ पे मैनेजर रख सकता हूँ या मैं किसी को पार्टनरशिप रखता हूँ। आपको लगता है मैनेजर मुझे कमा के दे पाएगा? एक मिनट सुनिए। इलैबोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और ये इलैबोरेशन की आवश्यकता नहीं है। आज अभी का जो सेशन था वो केवल कॉलिंग का था, और इस कॉलिंग के दौरान में जब बातें आती हैं तो उस दौरान हमें केवल उन्हीं शब्दों पे, उन्हीं बातों पे ध्यान देना है। जैसे मास्टर जी ने बोला, दो बातें पहले मैं क्लियर कर दूं। एक तो ये कि ये 2 का 4 और 4 का 8 से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इतने लोग भी ना होते जितने आज बैठे हुए हैं। इन सबको पता है कि ऐसे से पैसा आ रहा है। अगर यही एक रीजन होता सबसे बड़ा ना आने का लोगों का, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजन ये हैं कि लोगों को एग्जैक्टली क्लियर ही नहीं है कि मुझे कोई काम करना क्यों है। वो सेकंड चैप्टर है, 2 का 4 4 का 8 से वो घबराए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा वो है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। पहला तो वो रीजन हमें, पहली बात मैं बता दूं, हमारे प्लान में तो कभी 2 का 4 4 का 8 हुआ ही नहीं है। मैंने तो पर्सनली, आपने पिछली संडे का भी प्लान देखा होगा हमारा जो हमने दिया, हमने कोई 2 का 4 का 8 का प्लान नहीं दिया है। और प्रेजेंटेशन हमारी साफ सुथरी रहती है कि आप काम शुरू करते हैं और आप अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको 5% कमीशन आता है। आप 50,000 से शुरू करते हैं और किसी और को स्पॉन्सर करते हैं तो भी 5% आता है। और अगर आपकी टीम आगे काम करती है तो उस टोटल टर्नओवर का 2% आता है आपका, और इस तरीके से बिजनेस बढ़ जाता है। प्लान आदमी पूछता है तो हमें बताना होता है, और जब वो पूछता है तो बताना ही होगा आपको कि हमारा टेक्निकल विषय क्या है। लेकिन हमें उसको ज्वाइनिंग के लेवल तक तब तक लेके जाना है जब तक कि उसको प्लान हमें देने की आवश्यकता ना पड़े। मेरे को प्लान जो देना पड़ा है ज्यादातर, वो केवल और केवल जो पुराने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते थे उन तक ही हुआ है। अजय जी, आपके प्लान से ज्वाइन हुए थे? नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सर। हाँ, तो सर जब आप प्लान, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। जब आप प्लान से ज्वाइन नहीं हुए थे तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किसी को प्लान देता हूँ तो वो 2 का 4 और 4 का 8 में चला जाता है? क्योंकि वो 2 का 4 4 का 8 हमारे दिमाग में है। अगर हम, ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉलिंग और उसकी बात की जा रही है, केवल कॉलिंग कैसे की जाए। अब इस कॉलिंग के अंदर अगर ये कहीं पर आता है 2 का 4 4 का 8, तो उसे हम कैसे रोके? रविकांत जी आप बोलिए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी आपने चर्चा करी कि हम प्लान को केवल इतना रखते हैं कि प्रॉपर्टी आप बेचेंगे तो 5% आएगा, बाकी टीम काम करेगी 2%। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को क्लब फ्रीडम के थ्रू लेके आना चाह रहे हैं तो वहां हम इस चीज को कैसे प्रेजेंट करें? देखिए, इसमें सबसे पहले अगेन पहली शुरुआत तो ये है कि जब हम उसको लेकर आ रहे हैं अपने साथ, तो ये वाले सारे हम सवालों से बाहर लेके आएंगे जी। और उसके बाद हम जब क्लब फ्रीडम, हम कहते हैं बिजनेस की शुरुआत आप करते हैं, जब बिजनेस की शुरुआत की मैं बात करता हूँ तो मैं 11,000 की बात करता हूँ। इवन मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी शुरुआत 11,000 के प्लान से होती है, और फिर हम उनको बताते हैं कि जब आप आगे हमारी रियल एस्टेट बेचते हैं तो आपको 2% का कमीशन आता है। और या तो हम लोगों का ध्यान रियल एस्टेट से हट गया है इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं,
हम पूरी तरह से क्लब फ्रीडम का प्रमोशन करना क्यों है, इसको देखिए। पहले तो समझिए कि आने वाले 10 साल में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा जो होने वाला है वो रियल एस्टेट का होने वाला है, और रियल एस्टेट को बेचने के लिए क्लब फ्रीडम एक माध्यम है, ये समझना जरूरी है। तो मेरा प्रमोशन जो रहा है वो 11,000 में। मैं आपको बताता हूँ सर, निशांत मेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ, मैंने इसको 11,000 बोला है, इसने खुद 55,000 का लिया है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने ये फर्क बताया था, 11,000 से शुरू करेगा तो 2% कमीशन आएगा, और 55,000 से शुरू करेगा तो 5% आएगा। तो इन्होंने कहा मुझे तो 5 ही लेना है, मुझे तो इसलिए 55,000 से आए। मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये है कि मेरी जगह जगह प्रॉपर्टीज हैं जिसका एक्सपेंशन मुझे पूरे इंडिया में लेकर के जाना है, जिसमें करंट में अगर मेरी प्रॉपर्टी आप खरीदते हो तो आपको खरीद करके भी एंट्री है, नहीं तो आप मेरे 11,000 रुपए के एक फ्रीडम पैकेज से एंटर कर सकते हो, जिसमें हम आपको 2% का लेवल देते हैं। अब वो कहता है मैं अपने साथ ब्रोकर का ही चैनल बनाता हूँ, अगर आप ब्रोकर्स की टीम लाते हैं तो भी आपको 2% उसमें से मिलेगा। अब सवाल जब आपका क्लाइंट पूछता है तब प्रेजेंटेशन शुरू होनी चाहिए। हम जब अपनी प्रेजेंटेशन लेफ्ट राइट 5,000 का पेयर, अनलिमिटेड डेप्थ, मेरा प्रेजेंटेशन आज भी केवल रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स और 5% और 2% है। आज ही नहीं, पहले भी मेरा ये रहा है। मेरे ओपन प्रेजेंटेशन आपने शायद मेरे याद करो तो वो लीला की मीटिंग याद करो, मैंने तो वहां पर भी यही बोला है कि 5% आपको, आपने 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, मान लो 10 लोगों को आपने प्लॉट बेच दिया तो 5% आया, 10 लोगों ने आपके अगर 10 लोगों को बेच दिया, 100 लोगों तक बिक गया तो आपको 2% आ जाएगा। इस तरीके से ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पूरी टीम से आता है। आपको बंदा पूछेगा वो सिस्टम क्या है, अब जब सिस्टम पूछेगा तो सर सिस्टम एक नेटवर्क के माध्यम से आप शुरुआत करो, पता चल जाएगा। नो नीड टू गिव द प्लान प्रॉपरली। नए आदमी को प्लान से मतलब नहीं है, उसको बिजनेस से मतलब है। सर शायद मैंने आज ही आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, अगर पढ़ा हो तो, कि आपने बंदे को बिजनेस देना है, बिजनेस प्लान नहीं देना। ये पहुंचा है मैसेज? अब तक किसी पे नहीं पहुंचा है, या मैंने किया ही नहीं है व्हाट्सएप पे? पहुंचा है? जी पहुंचा है सर, पहुंचा है। तो या तो ध्यान नहीं देते हम उस पे। जी सर, आपको बिजनेस बताना है, मेरा बिजनेस क्या है, आरएबी का बिजनेस क्या है, एंड हाउ यू कैन अर्न। जस्ट प्रमोट द बिजनेस। अकेले करोगे 5% आएगा, यार मैं कितने बेच लूंगा, तो सर टीम बनाने की आजादी है, आप एक टीम लीडर बन जाते हो। उसको लेफ्ट राइट आला वाला ये सब तो टेक्निकल पार्ट है, ये तो सॉफ्टवेयर का पार्ट है कि वो आपको इनकम कैसे निकाल के देगा। आपका काम है काम करना। तो सर प्लान में तो ना घुसिए अजय सिंह जी, आप भी, मतलब वो बंदा समझ जाता है 2-4-8, तो भैया मेरे यहाँ 2-4-8 का कोई कंसेप्ट नहीं सर, मैं तो जो है प्लान पे जो है फोकस उसको जब तक नहीं करूंगा जब तक वो बताएगा ही नहीं। मेरा तो पूछने का मोटिव ये था कि अगर प्लान हम कर रहे हैं, ज्यादातर प्लान जितने भी, आप तो नहीं कर रहे हैं खैर, लेकिन नेशनल लेवल पे जो प्लान हुए हैं, तरुण जी ने किए हों चाहे अंसारी जी ने किए हों, उनमें जितने भी प्लान हुए हैं उनमें ये सब चीजें बताई गई हैं। टीम ए, टीम बी। देखिए वो गलतियां, देखिए हम लोगों ने भी पहली बार वेबिनार किया है, इससे पहले तो हमें वेबिनार की आदत नहीं है, तो मेरा पूछने का मोटिव सिर्फ यही था कि हम करें ना करें, या करें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। गलतियों से सीखने का ही ये परिणाम है कि जो लास्ट मीटिंग थी, जो हमारी कोर कमेटी में सबसे ज्यादा जिसको पसंद किया गया वो हमारी इस मीटिंग को पसंद किया गया, संडे हुई, कि ये सबने फैसला किया था कि भाई प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन क्या है, हर आदमी का अपना तरीका है काम करने का, उनका अपना तरीका, उनका अपना तरीका, लेकिन आप देखोगे तो उनके अपने तरीकों से भी सफलता है। हम किसी को यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल झूठ के ऊपर नहीं जा सकते, वो उससे भी इतने बड़े कामयाबी है। ये तो सर हमारा जैसे माइंड अडॉप्ट करेगा वैसे ही काम करेंगे। तो हमने ये माना है कि मेरे को ऐसा लगता है ये बुरा सा लग रहा है, तो फिर मेरे लोगों को भी बुरा सा लगेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिनके यहाँ पर यही चल रहा है, देखिए एक चीज है ना, देखो मांसाहारी है, उसको लगता है ये शाकाहार आदमी कैसा आदमी है, साला मांस ही नहीं खाता, और शाकाहार आदमी को लगता है साले कितने गंदे लोग हैं ये मांस खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है या वो सही है, या वो सही है या वो गलत है, दोनों ही सही है अपनी जगह, दोनों का अपनी मान्यता है, दोनों का अपना टेस्ट है। जी जी। तो ये देखना है क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। देखिए क्रक्स निकालना है हमें बेसिकली, कि मैं अपने आप में सही बेहतर कहाँ से कर सकता हूँ। ऐसा कोई, देखिए कोई भी एक ही रास्ता भगवान तक नहीं जा रहा है, बहुत सारे रास्ते हैं, अल्टीमेट गोल है वहां तक पहुंचना। नहीं, ये जो बातें आज हुई हैं, क्वेश्चन वाली बात जो है, ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि सर पहले ही लिस्ट में हमें ये, अब हम 10 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 10 लोगों में से 5 लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस बिजनेस को करने में, हम उन्हें भी प्लान दे रहे हैं, तो हम 5 लोग अपना 5 लोग गिनती पूरी हो जाती है, हम उनको प्लान लेने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं, हाँ। हम उनको ये कह रहे हैं कि साले तू प्लान ले क्यों नहीं रहा, उसको वो कर रहे हैं कि मजबूर, कि तेरे को भूख लग क्यों नहीं रही, तू अजीब पागल आदमी है। और अपने काम में 10 लोगों की लिस्ट हमारी जुड़ रही है, हम सोचते हैं 10 लोगों में से यार 2 नहीं आए, जबकि प्रॉपर हमारी कॉलिंग है ही नहीं। और इस वजह से आपके दिमाग में प्रेशर बनता है। सिस्टम से जब कोई काम करता
तो इसको सिस्टम को बोलते हैं सेव योर सम टाइम, एनर्जी एंड मनी। जब हम इसको नहीं करते हैं पूरी तरह से फॉलो, तो हम कुछ दिनों बाद कहते हैं यार मैंने तो 50 लोगों को प्लान दे दिया और वो मेरा तो एक भी रिजल्ट नहीं आया, जबकि करना था ही नहीं। मैं हर तरीके से अलग अलग तरीकों से, और एक बात बता दूं सर, गलत तरीकों से भी रिजल्ट हमारे पास सामने है। मतलब ये तो हम सही नहीं कर रहे हैं, तब भी हम लोग अपनी एवरेज को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन अब इसके ऊपर बात हो रही है कि भैया और आसान कर दें। मेरे लोग जब प्रेजेंटेशन देने जाएं तो उनको पहले से क्लियर हो कि नहीं मैं सही आदमी को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, और मैं गिविंग मोड में जाऊंगा, ऐसे कि ये आदमी लेने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे नहीं हाथ फैलाने जाऊंगा भाई तू कर ले। कई बार मैं देखता हूँ कि अपने बंदे इलेबोरेशन ही कर रहे होते हैं, भाई तू कहाँ पड़ा हुआ है, कुछ करता क्यों नहीं है, चल ऐसे ही हो जाएगा, मर जाएगा तू, अरे करने के लिए तैयार है ऐसी, तो आप क्यों जबरदस्ती उसको जिंदा रखना चाह रहे हो। तो पहले तो ये जो बेसिक सवाल हैं, हम बंदे को ना मतलब बना रहे होते हैं, इसको वही कहते हैं। मैंने काम क्या होता है कि ये छटनी का काम है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, प्लान देने से पहले हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि यार मेरे को ज्वाइन होना और 2 बंदे बनाने हैं, या आपके भगवान हो बनाओगे कि 2 बनाए तो वो 2 4 बनाएंगे, 4 फिर 8 बनाएंगे, तो बनाता तो आदमी एक ही चीज है, मूर्ख ही बनाता है, तो बनाएंगे। तो बनाना नहीं है, हमें ढूंढने हैं, हमें अपने जैसे 2 लोग ढूंढने हैं, तो छंटनी है। तो छंटनी का काम जो करना है, हम क्या करने लग जाते हैं कि जो नहीं चाहता बिना लेने लग जाते हैं। हर आदमी थोड़ी मर्सिडीज चाहता है यार, वो चाहत वाली बात अलग है कि चाहता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। और एक बात तो हर आदमी चाहता भी नहीं। तो आज हमने क्या सीखा क्रक्स पर। जय किशन जी आपका हैंड रेज है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जहाँ पर लोग ये बोल देते ना कि तेरे को जुड़ना है और फिर तेरे को 2 बंदे जोड़ने हैं, वहां पर आगे जो है सारा काम खराब हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। हम इसकी जगह कुछ और वर्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे एसोसिएट होना है। एसोसिएट होना है कि पहले आपने एसोसिएट होना है, कंपनी एक्चुअली अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एसोसिएट कर रही है अलग अलग एरियाज में। देखो तो कई बार गलती ये हो जाती है नए लोगों से कि जोड़ने जुड़ाने वाले बिजनेस की अगर बात करते हैं ना कि पहले मुझे जुड़ना पड़ेगा, पहले तेरे को जुड़ना पड़ेगा, हमें फिर पहले 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हो जाती है। सभी लोगों को पहले तो ये समझना पड़ेगा अपना बिजनेस क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमारा बिजनेस क्या है। हाँ जी, पहले तो यही समझना पड़ेगा कि कहीं हम इतनी भारी गलती तो नहीं कर दे रहे हैं कि हम रियल एस्टेट के बिजनेस की बजाय क्लब फ्रीडम बेचने के लिए निकल पड़े। ये हमारे ब्रोकर्स चैनल क्रिएट हो रहे हैं। पहले तो अपने माइंड को सही इंफॉर्मेशन देनी है, और फिर जब हम बात करते हैं किसी आदमी से तो हम बताते हैं कि तू कैसे बड़ा आदमी बन सकता है। तो बड़ा आदमी बनने का एक ही तरीका है सेल्स। पहली बात तो सेल्समैन ही बड़ा बन सकता है, जो बेच सकता है वो बड़ा हो सकता है। जिसको बेचना आता है, कुछ भी चीज बेच करके वो बड़ा बन सकता है, जिसको सेल्स करनी आती है। जितने भी टॉप लोग जो हैं वो किसी ना किसी चीज को बेचने की ताकत। कंपनी में मैन्युफैक्चरर जितना बड़ा नहीं होता जितना उसको सेल्स एंड मार्केटिंग करने वाला बड़ा होता है। सेल्स की ताकत ये है कि सेल करने वाले अमिताभ बच्चन को नवरत्न तेल वाला करोड़ों रुपए देता है, क्योंकि वो बेचने की ताकत रखता है। तो सबसे बड़ा आदमी इस दुनिया में जो वो है जो बेचने की ताकत रखता है, बनाने की नहीं। बनाने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो बेचने की ताकत रखता है वो बड़ा आदमी है। इसको तो समझना पड़ेगा। अब बेचने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है जो सबसे ज्यादा टर्नओवर दे सकता है? वो रियल एस्टेट है, जिसके बारे में आप कहीं पर भी खड़े होकर बता सकते हो कि मैं, आप आज भी अगर बताएंगे तो आई एम अ रियल एस्टेट पर्सन। तो इस बात से पहले निकल जाओ रियल एस्टेट में तो मंदा पड़ा हुआ है, अब तो कोरोना आ गया, फलाना ढिमकाना, क्या हो जाएगा, भूल जाओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, ये तो है ही, सच्चाई मानो। तो हम रियल एस्टेट के अंदर है। तो मेरे साथ एसोसिएशन का तरीका है वही कि आप एक प्लॉट खरीद के आए और उसको आप आगे बताएं। जब हम इन्वेस्टर के साथ जा रहे हैं, जब हम वर्कर के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ जो इशू 5 सवालों में हमने जब ये पूछ लिया, जो रविकांत जी ने बहुत अच्छी बात की, कि जब हम ये जान लेते हैं कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, तो हो सकता है कि जिस आदमी को हम 11,000 से लाने की सोच रहे हैं वो कहते हैं यार मैं 5 लाख तक का निवेश कर सकता हूँ। तो सर ये तो बहुत बढ़िया है। 5 लाख के निवेश में हमारे को एक एडिशनल बेनिफिट है आपको कि ये बिजनेस की फीस ही नहीं है, यहाँ पर कंपनी आपको 3 साल का बायबैक भी देती है 7.5 लाख रुपए में, और बिजनेस की अथॉरिटी। आप एक फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हैं आरएवी के, और अगर आपके फ्रेंचाइजी में फीस देनी पड़ती है, हम आपको 5 लाख के बदले में 5 लाख का प्लॉट आपके नाम कर देते हैं, और साथ में आपको 5% का एक लेवल मिलता है कि अगर आप किसी को सेल्स करते हैं। अब रियल एस्टेट में और प्रॉपर्टी डीलिंग में फर्क क्या है कि प्रॉपर्टी डीलर के रूप में आप बेचते हैं तो आप इंडिविजुअल सेल्स करते हैं, लेकिन जब अपनी टीम बना लेते हैं और पूरे इंडिया में आपकी टीम बनी हुई है और इंडिया के किसी भी पार्ट में वो सेल्स कर रहे हैं, आपको कमीशन आ रहा है, कैसा लगेगा आपको?
ऑब्वियसली कहेगा यार बढ़िया लगेगा आपको। इस टीम को बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो मेरे साथ एक बायर के रूप में आ सकते हैं जो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, या उसके इन्वेस्टर के रूप में आ सकते हैं, या फिर आप इसके एक सर्विस पैकेज को खरीद करके एक लेवल ले सकते हैं 2% से लेकर के 5% का, जो मेरी प्रेजेंटेशन का है। ये चैप्टर रखते हैं बाद में, लेकिन जब आपने सारे पहले ही सवाल क्लियर कर लिए ना, तो ये 2 का 4, 4 का 8 वाला मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। अजय सिंह जी, आपका हैंड रेज है, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, साधारण सा। अभी सेल्स के ऊपर बात हुई है, और ये बड़ा फैक्ट है कि दुनिया में जितनी बड़ा सेल्समैन होगा उतना ही बड़ा कामयाब व्यक्ति होगा। ये फैक्ट है, आपने जो बताया बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि मेरा जो बिजनेस है वो भी सेल्स का ही है। सामने वाला बंदा मल्टीनेशनल लेवल में काम करता है, 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, और वो मेरे पैकेज को लेकर इंटरेस्टेड है, लेकिन वो कह रहा है, और हालांकि उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि वो एक सेल्समैन है, जबकि वो अपना टैलेंट बेच रहा है। वो अपना एक टैलेंट बेच रहा है। तो मैं पहले सेल्स का फंडा उसको समझाऊं कि सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको इतना कुछ नहीं समझाना, पहली बात तो समझ लो हमारी गलतियां कहाँ हैं, पहले समझ लो। कुछ चीजों में कई लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम समझा बहुत रहे हैं। हमें लोगों को समझाना नहीं है, क्योंकि हमें उन्हें कन्वर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ छटनी करनी है। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये है सर कि मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि सेल्स का ही काम है मेरा, और मुझे डुप्लीकेसी करनी है। इसका मतलब मुझे उससे सेल्स करानी है, और वो इसका माइंड सेल्स को लेके अडॉप्ट नहीं करता, जबकि वो सेल्स कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं सेल्स कर रहा हूँ। ये जो सवाल हमने पूछे हैं शुरू में, हाँ जी, ये अगेन फिर गलत चले गए आप। अब फिर ये चले गए कि अगेन आपको उसे समझाना है कि भाई वो कहता है कि मैं सेल्स नहीं करता, और जबकि मैं उसे समझाऊं कि भाई तू तो खुद ही बेच रहा है अपने आप को, लेकिन वो मान नहीं रहा ना ये बात। हाँ जी, एक रेपुटेटेड जॉब मानता है उसे, वो सेल्समैन को बहुत नीचे मानता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। देखिए, एक चीज को समझना जरूरी है, वो भी सेल्समैन है ये बताने के बजाय हमें ये बताना है कि एक सेल्समैन की ताकत क्या है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये बताना पड़ेगा ना उसको। दो अलग अलग बातें हैं। मैं आपको ये एक चीज तो ये हो गया कि एक आदमी को मैं कहूँ कि यार तू क्या भिखारी, तू क्या, जैसे वो भिखारी तू भी भिखारी है, तो वो ऑफेंड हो जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि वो तो भिखारी नहीं मानता, बहुत बड़ा मानता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक भिखारी की ताकत पता है सर आपको क्या है, तो उसका यार बात यह है कि उसको पता नहीं कि सेल्स की ताकत क्या है, वो जिस पर जॉब कर रहा है। ये तो आपसे मैं समझने के लिए है, ये समझाने के विषय बाद में आते हैं। इतना ये गहन अध्ययन हमें केवल अपने ज्वाइन लोगों को देना है, जो ज्वाइन नहीं है उनको इतना अध्ययन नहीं देने की जरूरत है। आप इन बेसिक सवालों पे आओ वापस, तो आपको तो सीखने का टॉपिक है, ज्ञान की बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इससे पता है क्या हो जाता है, ये फिर आप बॉक्सिंग रिंग में घुस गए, क्योंकि वो कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हो, तो बॉक्सिंग रिंग हो गया शुरू। फिर तो वो अपनी बात पे अड़ गया, फिर तो क्या ईगो का विषय बन जाएगा। जी। इन चीजों को करने के लिए तो शास्त्रार्थ की जरूरत पड़ती है, बहुत लंबा चैप्टर खुल जाता है। हमें अभी क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, पहला हमने उनको व्हाट्सएप किया है, जिसके माध्यम से हमें पता चला कि सर आर यू लुकिंग फॉर एन एडिशनल इनकम। वो कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूं, तो आर यू रियली वांट दिस, व्हाई यू वांट दिस। उसके बाद जो हमारे अब जो 5 क्वेश्चंस आए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया, आर यू ओपन माइंडेड, आर यू विलिंग टू लर्न न्यू, आप क्या कोई नई चीज सीखने के लिए तैयार हैं। ये सवाल पहला लिख लें सब लोग, क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। दूसरा सवाल आया हमारा, क्या आपको कोई इंडस्ट्रियल इश्यूज तो नहीं है। इंडस्ट्रियल मतलब क्या आपको ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड ही पसंद है कि मैं करूंगा तो इसी में करूंगा, भले ही मेरे सपने किसी और चीज में हो। ये पूछना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि कई सारे लोगों का ध्येय क्लियर है। किसी को अगर, जैसे मेरे चाचा का लड़का है, उसका ध्येय क्लियर है कि उसे एक्टर बनना है, तो उसका इंडस्ट्रियल इशू है भाई, वो कुछ करेगा ही नहीं, उसे एक्टिंग ही करनी है भाई साहब, मेरे को क्यों बता रहे हो सब, खत्म हो गई कहानी। तो इंडस्ट्रियल इशू है क्या आपको कोई, पहला ओपन माइंडेड आप हैं या नहीं है, दूसरा आपके पास कोई इंडस्ट्रियल इशू तो नहीं है, तीसरा आपका डिसीजन मेकिंग, आपके यहाँ पर डिसीजन मेकिंग से पहले टाइम, हाउ मच टाइम यू आर विलिंग टू गिव फॉर योर ड्रीम्स। देखिए ये सवाल को, अपने सपनों को, अपनी एडिशनल इनकम स्रोत को पाने के लिए आप कितना समय दे सकते हैं। आप इसमें ये नहीं पूछना पर डे, वो खुद ही बताएगा कि कितना देना, कितना आप दे सकते हैं। वो पूछेगा कि आपसे कितना देना चाहिए, कि सर वो तो आप जितना मर्जी दे सकते हैं, कि आप मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना हम दे सकते हैं। चौथा आता है हमारा कि डिसीजन मेकिंग किसकी है, अगर कोई आपको बिजनेस समझना है, और एक ऐसा व्यापार जो आपको कुछ एडिशनल इनकम देगा, वो कुछ ना कुछ अगर निवेश मांगता है तो कितना निवेश आप करने के लिए तैयार है। क्लियर है? क्लियर है सर। 5 सवाल। इन सवालों के बाद रिजेक्शंस आएंगे बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन आपको बता दूं, यही रिजेक्शन जब आप उसे नहीं बताएंगे, सर
जब नहीं बताएंगे तो क्यूरियोसिटी होती है, तब आता है यार इसने तो बताया नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि ये देखिए तो मुझे कुछ ना कुछ बताएगा और मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, ये भी बताना शुरू करेगा और मैं इसे रिजेक्ट करूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अरे तू बता तो सही, हम बता ही कुछ नहीं रहे कि सर पहले इनको क्लियर करें, इसके बाद वो आपको मना नहीं कर सकता किसी चीज के लिए। अब जो होगा मना भी करने का तो भी वही नीचा होगा, आप नीचे नहीं होंगे, रिजेक्शन आपके हाथों में होगी। फाइनली जब हो कि हाँ ये मैं करने के लिए तैयार हूं, सब कुछ है, तो इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपके लिए एक विशेष समय अपने सीनियर के साथ निकालूंगा, जिसमें हम जूम मीटिंग पे बैठेंगे जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, और आधा घंटा आप उनको ध्यान से सुनिएगा। उनका एक्सपीरियंस है इसमें कई साल का और आज एक अच्छे लेवल पर है, तो आप प्लीज उनको सुनने के लिए तैयार रहिएगा। तो जब आदमी ऐसे बैठेगा ना तो वो बिल्कुल नीचा होके ही बैठा होगा, तो सुनने के मोड में होगा। अब फिर से मैं सवाल करूंगा, आप तो लेके आए हैं, अब मैं मतलब जो भी प्रेजेंटेशन देगा वो फिर से ये 5 सवाल दोहराएगा एक बार क्लियर करने के लिए। ये अब उनके लिए बात कर रहा हूं, जो नए लोग हैं उनकी तो कॉलिंग हो गई, जो पुराने लोग मीटिंग दे रहे हैं। अब अजय सिंह जी, रवि नेगी जी, विकांत धीमान जी, राज भाई, अजीज भाई, जितने भी लोग अपने आप प्रेजेंटेशन देने में है, अब उनका ये, और ये मैं हमेशा करता आया हूं, आपको देखेंगे कि प्रेजेंटेशन से पहले पूछता हूं कि आप लोगों को क्या कह के बुलाया गया है यहाँ। तो कोई भी प्रेजेंटेशन से पहले आप, क्योंकि 1-on-1 मीटिंग है, तो उस मीटिंग में 1-on-1 मीटिंग वैसे रखनी, और जो हमारी बड़ी मीटिंग शाम को होती है वो देखनी, और संडे वाली अलग। 1-on-1 मीटिंग में आपने फिर से ये सवाल पूछने हैं, जैसे भावेश जी की कि भावेश जी हाय कैसे हैं आप, सर आर यू लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी, फिर से कोई जवाब आएगा कि यार ये तो फिर दोबारा वही है, होगा दोबारा इंटरव्यू है भाई। सो अब कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं सर? आर यू ओपन माइंडेड? देन कोई इंडस्ट्रियल इशू तो नहीं है सर आपको? समय कितना दे सकते हैं आप? उसके बाद समय कितना दे सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग क्या आपकी है? ये तो प्रेजेंटर अगर बोले, ये तो प्रेजेंटर अगर पहले ही बोल दे कि शायद आपसे भावेश जी ने कुछ 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, हाँ। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हाँ। मैं कंफर्म करना चाहूंगा उन्हीं क्वेश्चन को दोहराकर, हाँ। तो फिर से वो, हाँ ये भी है, जिसका देखो मीटिंग में 1-on-1 मीटिंग को बढ़ावा दीजिए, 1-on-1 मीटिंग को और बढ़ाइए, दिन में कम से कम 5-5 मीटिंग एक आदमी करे, 1-on-1 मीटिंग अपने जो लीडर है वो कम से कम 5 मीटिंग करे अपनी टीम की। और जब वो मीटिंग करेंगे तो उनसे यही है कि जिसने इन्वाइट किया है वो इनसे ये पूछेगा एग्जैक्टली कि सर मीटिंग में आने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछे होंगे भावेश जी ने, जैसे भावेश जी की कोई मीटिंग है तो रवि जी पूछें, तो मैं एक बार उनको फिर से दोहराना चाहूंगा कंफर्मेशन के लिए, तो फिर वो पूछें। तो ये एक पूरा पैटर्न बन गया। इस पैटर्न के बाद आपका जो लेवल, जो मीटिंग दे रहा होगा ना असल में, उसका माइंडसेट देखो कितना ऊपर होगा। वो ऐसे बैठा होगा, ये सारी जनता मुझे सुनने बैठी है आराम से, मतलब उसको इस ऊंचाई पे बैठा दिया कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है सर। रवि नेगी जी सर बोले सर। की बात को थोड़ा सा आगे बोलना चाहूंगा। असल में क्या हो रहा है कि हाँ। इस करते वक्त जितने भी डाउनलाइन जो अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं, वो ये ना समझे अगर कोई प्लान देने वाला उसे रिजेक्ट करता है तो वो उसको नेगेटिव ना ले लें कि भैया ये हमारे प्लान नहीं कर रहा है या इतनी मुश्किल से तो घेर के लाया था, ये फीलिंग ना है, क्योंकि ये होता है सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मेरे साथ हुआ है सर, मुझे कुछ करना है, ये फीलिंग हो सकती है बिल्कुल, मेरे दिमाग में साथ भी हुआ है, जहां पर मेरी टीम ने मेरे को नाराजगी मेरे ऊपर जाहिर करी है, जिस कारणवश मुझे कई बार मजबूरी वाले प्लान देने पड़ गए हैं। इसके लिए उतना मैच्योर होना जरूरी है सर। मैंने क्लियर करना चाहा है कि भैया मत जाओ लखनऊ इतने से काम के लिए, गलती हो जाएगी, लेकिन वो गलती करके ही माने हैं, बगैर गलती करे नहीं माने। तो भैया अपलाइन को सीरियसली लो, क्योंकि और फिर अगर वो अपलाइन तुम्हें सीरियस नहीं लग रहा है तो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को बैठाओ अपने साथ, अगर तुम्हें लग रहा है तो अपलाइन अगर रिजेक्ट कर रहा है तो करने दो, वो अपने नुकसान नहीं करेगा उसको करने के लिए, लेकिन हर मीटिंग अपलाइन जो है तो पता है क्या भाई होता, पता क्या ये मैंने भी फील करा है कि जब कोई बंदा एक बार से रेडी होता है ना प्लान करने के लिए, तो हमारी जीभ जैसे कार्टून में नहीं होती वो जितनी बड़ी खुल के नीचे गिर जाती है, हाँ, वैसे हो जाती है। भाई तू सुन ले प्लीज, भाई तू देख ले प्लीज, ये करना शुरू। तो वो बंदा जब ये सब करता है तो वहाँ पे एहसान देने आता है। कि और इसमें उल्टा क्या होता है कि सर प्लान दे दो, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ इस बंदे को यहाँ पर, आप बस एक बार प्लान दे दो, बस ये सुन ले बस किस तरह से। सर ऐसा वाला कोई प्लान मत कराइएगा। उस केस में तभी होगा जब वो हम अपने अपलाइन को हल्का मानेंगे। हाँ, जब आप उसको इतना हल्का, सर ये बस बड़ी मुश्किल से आया है, ये आ जाएगा तो बस मेरा अगर हम अपने अपलाइन को हल्का मानेंगे तो ये उस केस में ज्यादा हल्का भी नहीं भारी भी मानते हैं,
उन्हें ये लगता है कि अपलाइन तो भगवान है, कुछ घोट के पिला देगा और ये कर देगा कन्वर्ट। कई बार ये भी होता है, वो बचा ले यार वाली कहानी एमबीबीएस में, सुन ले प्लीज, देख ले प्लीज, कर दो प्लीज। ये प्लीज वाली रिक्वेस्ट ना, ये बिजनेसमैन में बड़े दर्द हैं आप सबके अंदर। चलो